स्वागत है दोस्तों आपका हमारे AVFM के मॉड्यूल सी के क्विक रिवीजन सेशन में। हमने मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी के क्विक रिवीजन सेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप जाके वहां से इन दोनों मॉड्यूल को भी रिवाइज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग मॉड्यूल सी को अगले 1 से 1.5 घंटे में कम्प्लीटली रिवाइज करेंगे। मेन पॉइंट्स को आपको मैं समझा दूंगा सिंपल भाषा में, ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो और एक बार सारी चीज़ों को रिकैप कर लें। आपने पढ़ रखा है तो एक बार इसको वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको सारी चीज़ें रिकैप हो जाए। चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले कंसेप्ट के साथ। सबसे पहले हम लोग कॉर्पोरेट वैल्यूएशन के बेसिक्स को देखेंगे। देखिए सिंपल शब्दों में यह एक प्रोसेस है जिससे कंपनी की टोटल वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। कॉर्पोरेट फाइनेंस में यह बहुत ज़रूरी है। यदि हम टाइप्स ऑफ वैल्यू की बात करें तो एक होता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू यानी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर बेस्ड होता है। फिर आता है हमारा मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मार्केट एनालिसिस के थ्रू डिराइव होता है, जैसे कि मार्केट का कैपिटलाइजेशन, ये मार्केट एनालिसिस से डिराइव होता है। फिर आता है हमारा एंटरप्राइज वैल्यू, शॉर्ट में इसको ईवी कहा जाता है। यह फुल कंपनी की वैल्यू को दिखाता है जो डेब्ट को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो फुल कंपनी के वैल्यू को ईवी इंटरप्राइज वैल्यू कहते हैं। इसके अंदर इक्विटी वैल्यू आएगा, डेब्ट आएगा और कैश को माइनस किया जाएगा, इक्विटी प्लस डेब्ट पर माइनस कैश। तो हमने 3 वैल्यू देखे। बुक वैल्यू यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड होता है। मार्केट वैल्यू यानी कि मार्केट एनालिसिस के थ्रू डिराइव होता है। इंटरप्राइज वैल्यू यानी कि फुल कंपनी की वैल्यू को दिखाता है जो डेब्ट को इंक्लूड करता है। इक्विटी वैल्यू प्लस डेब्ट माइनस कैश। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन एम होता है शेयर होल्डर वैल्यू को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, इट मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वैल्यू, और यह मैनेजमेंट के लिए एक टूल है अपनी स्ट्रेटजीज का इम्पैक्ट एसेस करने का। सो इट इज़ अ टूल फॉर मैनेजमेंट टू एसेस स्ट्रेटजी इम्पैक्ट। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। इंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला याद रहेगा ना, इक्विटी वैल्यू प्लस डेब्ट माइनस कैश। इसमें 1-2 पॉइंट ध्यान रखना है हमें कि जो हमारा ये ग्लोबलाइजेशन हो गया, फिर मर्जर एंड एक्विजिशन हो गया और रेगुलेशन, इन सब की वजह से वैल्यूएशन का रिलेवेंस और भी बढ़ गया है। राइट, तो 3 चीज़ मैंने बताया, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, मर्जर एंड एक्विजिशन, एलियंस और रेगुलेशन, इनकी वजह से क्या हो गया है, रिलेवेंस बढ़ गया है। राइट, तो ये सभी चीज़ ध्यान रखनी है। और जो फेयर मार्केट वैल्यू है ये यूएस के IRS में डिफाइंड है। अब मैं आपको थोड़ा सा अप्रोच टू वैल्यूएशन समझाता हूँ, जो कि IVU 105 है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहला हमारा अप्रोच आता है मार्केट अप्रोच। मार्केट वैल्यूएशन, यदि कॉर्पोरेट का वैल्यूएशन करना है, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन क्या होता है समझ में आया ना, कि जिसके थ्रू कंपनी की टोटल वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, इंटरप्राइज वैल्यू। ठीक है, जैसे इंटरप्राइज वैल्यू फुल कंपनी की वैल्यू को दिखाता है, मार्केट वैल्यू मार्केट एनालिसिस के थ्रू डिराइव होता है, फिर बुक वैल्यू जो है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर बेस्ड होता है। तीनों में अंतर आपको क्लियर होनी चाहिए। और मैनेजमेंट के लिए ये कॉर्पोरेट वैल्यूएशन एक बहुत बड़ा टूल है अपनी स्ट्रेटजीज़ के इम्पैक्ट एसेस करने का, यानी जिन्होंने जो स्ट्रेटजी अप्लाई की उसका इम्पैक्ट कैसा है वो एसेस करना है, तो बहुत अच्छा टूल है। और हमने अप्रोच की बात की तो एक मार्केट अप्रोच होता है। मार्केट अप्रोच में क्या होता है कि जो रिसेंट ट्रांजैक्शन या सिमिलर एसेट के बेसिस पर वैल्यू एसेस किए जाते हैं। या देखिए 2 चीज़ें हैं, मार्केट अप्रोच में क्या होता है, या जो हमारे रिसेंट ट्रांजैक्शन है या कंपेरेबल एसेट है, ठीक है, इनके बेसिस पर कॉर्पोरेट वैल्यू को एसेस किया जाता है। इसमें फैक्टर्स होते हैं साइज, क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट अप्रोच। उसके बाद आता है हमारा इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच क्या होता है, यानी फ्यूचर अर्निंग या कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इनकम अप्रोच में क्या करते हैं कि हमारे जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग है या जो कैश फ्लो है, मतलब फ्यूचर में जो हमें कैश फ्लो मिलने वाले हैं, उसका हम लोग प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसको हम लोग इनकम अप्रोच कहते हैं। राइट, तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये नेट ऑपरेटिंग इनकम का यूज़ करता है। ठीक है, नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट। और एक होता है हमारा कॉस्ट अप्रोच। कॉस्ट अप्रोच क्या होता है, तो एसेट की रिबिल्डिंग या रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर बेस्ड होता है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि एसेट का हम लोग बेसिकली नेट एसेट का फेयर मार्केट वैल्यू देखते हैं, और इसमें देखा जाता है कि कॉस्ट टू रिबिल्ड एंड रिप्लेस, यानी कि एसेट की रिबिल्डिंग या रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर ये बेस्ड होता है कॉस्ट अप्रोच। और यह ज़्यादा यूज़फुल है एसेट हैवी या ट्रबल कंपनी के लिए। ठीक है, तो आपको ये कॉस्ट अप्रोच के बारे में पता होना चाहिए। मार्केट अप्रोच, इनकम अप्रोच और कॉस्ट अप्रोच, 3 तरह के अप्रोच हैं। और इसमें एक और पॉइंट को ध्यान रखना है, वो ये है कि एडजस्टेड बुक वैल्यू अप्रोच जो हमारा है, ये देखिए यहाँ लिखा जा रहा है एडजस्टेड बुक वैल्यू अप्रोच। तो ये सबसे सिंपल है, जो बैलेंस शीट डेटा के बेसिस पर होता है। राइट, तो इट इज़ बेस्ड ऑन बैलेंस शीट डेटा, सिंपलेस्ट वैल्यूएशन मेथड है। इसमें डायरेक्ट टैली होता है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं।
तो देखिए वैल्यूएशन मेथड को सेलेक्ट करना डिपेंड करता है एसेट का क्या नेचर है, मार्केट के बेसिस पे, रिलायबल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, ठीक है। तो सिंगल मेथड एक्यूरेसी, कोई सिंगल, नो नीड फॉर मल्टीपल मेथड। अब बात करते हैं एडजस्टेड वैल्यू अप्रोच के बारे में। देखिए दोस्तों, यह सबसे सिंपल वैल्यूएशन मेथड है जो बैलेंस शीट डेटा पे बेस्ड होता है। इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैली वैल्यू को टैली करो, और एक होता है टोटल एसेट में से नॉन इन्वेस्टर क्लेम को माइनस करो। दोस्तों ये जो पीडीएफ है हमारे कैप्सूल कोर्स का पार्ट है। इस पीडीएफ में जो मेन पॉइंट है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि आप उन सभी पॉइंट्स को अच्छे से देखें, उन सभी पॉइंट्स पे आप दो बार 3 बार देखें ताकि आपके दिमाग में वो पॉइंट बैठ जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 मेथड मैंने क्या बताया वैल्यूएशन एडजस्टेड बुक वैल्यू मेथड का, पिछली बार सवाल आया था इससे। एक तो डायरेक्ट टैली होता है कि आप जो है डायरेक्ट टैली का मतलब क्या हुआ कि बुक वैल्यू को टैली कर लीजिए, डायरेक्टली आप बुक वैल्यू को टैली कर लीजिए इन्वेस्टर क्लेम का, और फिर करता है कि टोटल एसेट में से जो नॉन इन्वेस्टर का जो क्लेम है उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा जा रहा है टोटल एसेट में से नॉन इन्वेस्टर क्लेम को माइनस कर दीजिए, तो ये दूसरा अप्रोच है। तो अब देखिए यहाँ पे बुक वैल्यू वर्सेस मार्केट वैल्यू, मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि जो बुक वैल्यू होता है वो क्या होता है, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेस्ड होता है, और मार्केट वैल्यू जो होता है वो हमारे मार्केट एनालिसिस से डिराइव होता है, और एंटरप्राइज वैल्यू जो है फुल कंपनी का वैल्यू होता है। तो देखिए बुक वैल्यू वर्सेस मार्केट वैल्यू की बात करें तो डिस्क्रिपेंसीज कहाँ आती है, कभी कभी बुक और मार्केट वैल्यू अलग अलग होते हैं। क्यों अलग अलग होते हैं? तो पहला कारण है इसका इन्फ्लेशन। देखिए हिस्टोरिकल कॉस्ट और एक्चुअल वैल्यू में गैप होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट और एक्चुअल वैल्यू में गैप होता है, तो इन्फ्लेशन बहुत बड़ा कारण है। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी टेक्नोलॉजी में चेंज होना, तो चीज़ें पुरानी हो जाती हैं डेप्रिसिएशन से पहले, राइट। तो चीज़ें जो है पुरानी हो जाती हैं डेप्रिसिएशन से पहले, इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। और फिर आता है एक ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल। ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल क्या कहता है कि वैल्यू ऐड करता है बट बैलेंस शीट में नहीं दिखता, ठीक है, ऐड वैल्यू बट नॉट इन बैलेंस शीट। तो ये सभी चीज़ें हमारी डिस्क्रिपेंसीज हैं, राइट। तो सवाल ये देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि एक तो बुक वैल्यू होता है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे होता है, बताया मार्केट वैल्यू जो मार्केट के बेसिस पे होता है। दोनों में डिफरेंस आता क्यों है? दोनों में डिफरेंस आने का सबसे बड़ा कारण है इन्फ्लेशन यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट और एक्चुअल वैल्यू में गैप होता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यानी कि चीज़ें पुरानी हो जाती हैं डेप्रिसिएशन से पहले, है ना। मतलब उसके बाद है एक ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल, यानी कि वैल्यू ऐड करता है बट बैलेंस शीट में नहीं दिखता, है ना। अब वैल्यू आपने ऐड कर दिया, बैलेंस शीट में दिखेगा नहीं, तो बुक वैल्यू आपको दिखेगा नहीं और मार्केट वैल्यू में दिखेगा। तो ये 3 कारण है डिस्क्रिपेंसीज के आने के। अब सवाल है कि इस डिस्क्रिपेंसीज को एड्रेस कैसे करें। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके सॉल्यूशन क्या है डिस्क्रिपेंसीज को एड्रेस करने का। सबसे पहला सॉल्यूशन है कि आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट को यूज़ कीजिए, यानी कि एसेट के रिप्लेसमेंट कॉस्ट का यूज़ करना। दूसरा तरीका है कि आप ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल को अलग एस्टिमेट कीजिए, ठीक है, एस्टिमेट ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल सेपरेटली। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट का यूज़ करना, ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल को सेपरेटली एस्टिमेट करना, दीज आर द 2 वे फॉर एड्रेसिंग दिस डिस्क्रिपेंसी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस एसेट वैल्यूएशन टिप्स। देखिए एसेट वैल्यूएशन का मेथोडोलॉजी, यदि कैश और इक्विवेलेंट है, कैश एंड इक्विवेलेंट तो फेस वैल्यू पे होगा। यदि रिसीवेबल है तो रिसीवेबल पे जो डिफ़ॉल्ट प्रोविजनिंग है, डिफ़ॉल्ट प्रोविजनिंग माइनस करके होगा। यानी जो देखिए फेस वैल्यू ले लीजिए, उसमें से जो आपका प्रोविजन है उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो आपको फिर रिसीवेबल का आएगा। यदि इन्वेंट्री की बात करें तो इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल में देखिए कि लेटेस्ट परचेज प्राइस क्या है, यानी कि एक्विजिशन कॉस्ट। फिर देखिए वर्क इन प्रोग्रेस यानी WIP, तो कॉस्ट ऑफ वर्क या सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंस, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ वर्क देख लीजिए या सेलिंग प्राइस देख लीजिए, उसमें से एक्सपेंस माइनस कर दीजिए। यदि फिनिश गुड्स है तो फिनिश गुड्स में सेल्स प्राइस में से पैकेजिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट माइनस कर दीजिए, तो फिनिश गुड्स का आपको मिल जाएगा, राइट। फिर यदि मान लीजिए कि तो देखिए ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी एसेट के वैल्यूएशन के टिप्स हैं। कैश इक्विवेलेंट फेस वैल्यू पे, रिसीवेबल फेस वैल्यू में से जो प्रोविजन है वो माइनस कर दीजिए, ठीक है। जो ऑब्वियस ही बात है, रिसीवेबल के लिए आपने जो प्रोविजन कर रखा है माइनस करना पड़ेगा। इन्वेंट्री के लिए यदि इन्वेंट्री में भी डिपेंड करता है कि इन्वेंट्री का कौन सा स्टेज है, रॉ मटेरियल है, WIP है या फिनिश गुड्स है। यदि रॉ मटेरियल है तो जो आपका लेटेस्ट परचेज प्राइस था उस पर आप उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं, मतलब एसेट को वैल्यूएशन किया जाएगा। फिर वर्क इन प्रोग्रेस है तो जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस में जो कॉस्ट ऑफ वर्क हुआ या सेलिंग प्राइस हुआ उसमें से एक्सपेंस को जो खर्चा हुआ माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो जो भी आपका खर्चा हुआ उसको माइनस करने के बाद आपको इसका वैल्यूएशन मिलेगा। फिर उसके बाद जो फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स में आपका जो सेल्स प्राइस है, सेल्स प्राइस में से पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को माइनस कर दीजिए, तो आपको फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन मिलेगा। अदर करंट एसेट की बात करें
तो अदर करंट एसेट में बुक वैल्यू लिखा जाता है, चाहे वो डिपॉजिट हो, प्रीपेड एक्सपेंस हो। और यदि नॉन ऑपरेटिंग एसेट है तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सरप्लस लैंड, डिसयूज स्ट्रक्चर, ये सभी आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों डिपेंड करता है कि आपका एसेट है क्या, उस हिसाब से वैल्यूएशन को डिफाइन किया जाता है। आपने देखा बहुत सारे मेथड्स मैंने बताया आपको, और अभी मैंने आपको बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस क्यों होता है, किस फैक्टर की, जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो गया, ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल हो गया, ये सभी कारण होते हैं इन दोनों के बीच के डिफरेंस का, ये मैंने आपको बताया। डिस्क्रिपेंसी को कैसे एड्रेस करें, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट का आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल को अलग डिफरेंट तरीके से एस्टिमेट कर सकते हैं। अब हम लोग एक अप्रोच की बात करेंगे जिसका नाम है लिक्विडेशन वैल्यूएशन अप्रोच। देखिए, लिक्विडेशन वैल्यू अप्रोच, तो यह तब यूज होता है जब कंपनी के एसेट का मार्केट में बिकने का वैल्यू जीरो हो। देखा है ना, FMV ऑफ द एसेट, FMV यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट, वो लिक्विडेशन प्रोसीड, मतलब कि समझिए जब कंपनी के एसेट का मार्केट में बिकने का वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक है, तो यही कह रहा है कि जो भी मार्केट वैल्यू है वो जीरो हो जाए, तब फिर हम लोग ये लिक्विडेशन वैल्यू अप्रोच को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बट ये ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल को इग्नोर करता है, इट इग्नोर द ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल। तो कंपनी को एक सेपरेबल एसेट कलेक्शन के रूप में देखता है, और इट इज़ सुटेबल फॉर ग्रेटर वैल्यू इन लिक्विडेशन देन ऑपरेशन। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि कहाँ पे इसका यूज होता है, कहाँ पे लिक्विडेशन वैल्यू अप्रोच का यूज होता है, जब कंपनी के एसेट का मार्केट में बिकने का वैल्यू जीरो हो जाए, ज़्यादा हो, सॉरी यहाँ पे मैं जीरो बोल रहा हूँ, ज़्यादा हो। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि जब, फिर से रिपीट कर दो दोस्तों, कि जब भी कंपनी के एसेट का मार्केट में बिकने का वैल्यू ज़्यादा होता है, ठीक है, तो फिर वहाँ पे हम लोग लिक्विडेशन अप्रोच यूज करते हैं। लिखा है ना, सुटेबल फॉर ग्रेटर वैल्यू इन लिक्विडेशन, राइट। तो बट ये ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल को इग्नोर करता है, तो ये ध्यान रखना है। तो इट इज़ सुटेबल फॉर ग्रेटर वैल्यू इन लिक्विडेशन देन ऑपरेशन, ये तब यूज होता है जब कंपनी के एसेट का मार्केट में बिकने का वैल्यू ज़्यादा होता है। फिर बात करें हम लोग स्टॉक एंड डेप्ट अप्रोच की, तो स्टॉक एंड डेप्ट अप्रोच क्या होता है, इस मेथड में कंपनी की वैल्यू होती है, दो चीज़ पे डिपेंड करती है, एक हमारी इक्विटी और डेप्ट की मार्केट वैल्यू पे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि सीसोर लिमिटेड कंपनी है, इसके 15 लाख शेयर हैं एट द रेट ₹50, तो इक्विटी कितना हो गया, 15 लाख इंटू 50 यानी कि 7.5 करोड़ हो गया। ठीक है, इसका जो डेप्ट है वो 14.8 करोड़ है, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, समझे। तो वही कह रहा है कि स्टॉक एंड डेप्ट अप्रोच यही बोलता है कि जो कंपनी की वैल्यू होगी ना, तो जो भी इसकी इक्विटी है उसका मार्केट वैल्यू और जो भी इसका डेप्ट है उसका मार्केट वैल्यू, दोनों का सम होगा, और मार्केट वैल्यू प्राइस को आप इंट्रिंसिक वैल्यू मान सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसका एग्जांपल भी देखा स्टॉक एंड डेप्ट अप्रोच का कैसे यूज़ किया जाता है। चलिए, तो अभी हमने दो चीज़ें देखी। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक तो हमारा लिक्विडेशन वैल्यू अप्रोच होता है। तो लिक्विडेशन वैल्यू अप्रोच में मैंने बोला कि जब भी कंपनी की एसेट का मार्केट में बिकने का वैल्यू ज़्यादा होता है तब ये लिक्विडेशन अप्रोच यूज होता है, और यह ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल को इग्नोर करता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। अब देखिए वैल्यूएशन में इश्यूज़ क्या क्या आते हैं। तो देखिए, इक्विटी वैल्यूएशन कंट्रोवर्शियल होता है प्राइस वोलेटिलिटी की वजह से। ऑब्वियस सी बात है, प्राइस वोलेटाइल है, प्राइस में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, तो इक्विटी वैल्यूएशन कंट्रोवर्शियल हो सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस का यूज़ कीजिए, एवरेज मत कीजिए। ठीक है, तो सॉरी एवरेज प्राइस का यूज़ कीजिए। ठीक है, यहाँ का रहना यूज एवरेज प्राइस बट ओनली मार्केट इज इनएफिशिएंट। तो मार्केट यदि इनएफिशिएंट है तो एवरेज प्राइस का यूज़ कीजिए, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखिए, एक पॉइंट बताया जा रहा है कि एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस क्या होता है। तो देखिए, अभी मैंने आपको स्टॉक एंड डेप्ट अप्रोच के बारे में बताया था ना, कि जिसमें हम लोग दो चीज़ें देखते थे, इक्विटी का परसेंटेज और डेप्ट का परसेंटेज, दोनों का मिक्सचर होता था, मार्केट वैल्यू निकलता था। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक एंड डेप्ट अप्रोच सबसे ज़्यादा रिलायबल है। ठीक है, और करंट मार्केट प्राइस को यूज़ कीजिए, एवरेज का यूज मत कीजिए। ठीक है, ये सबसे बड़ा है। इससे क्या होता है कि एक्यूरेसी, एवरेजिंग जो है, एवरेज करने से आपकी एक्यूरेसी कम होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस डायरेक्ट कंपैरिजन अप्रोच। व्हाट इज द डायरेक्ट कंपैरिजन अप्रोच? देखिए, यह मेथड का बेस है प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है ये? इसका मतलब है कि कोई भी बायर उस चीज़ के लिए ज़्यादा पैसा नहीं देगा जो एक सिमिलर प्रॉपर्टी या बिजनेस के लिए देने पड़ते हैं, राइट। कोई भी बायर जो है उस चीज़ के लिए ज़्यादा पैसा नहीं देगा जो एक सिमिलर प्रॉपर्टी या बिजनेस के लिए देने पड़ते हैं। वही होता है प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बायर वॉन्ट पे मोर देन फॉर अ कंपेरेबल प्रॉपर्टी और बिजनेस। तो ये चीज़ होता है। अब इसमें स्टेप्स क्या क्या होते हैं? तो स्टेप्स ये होते हैं कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट का हाईएस्ट और बेस्ट यूज़ डिफाइन करें, हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज़ ऑफ द सब्जेक्ट, इसको पता करें। उसके बाद क्या करें? उसके बाद आप कंपेरेबल ढूंढें, यानी सिमिलर सेल या ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करें। देखिए क्या कि कोई ऐसा सिमिलर सेल एंड ट्रांजैक्शन है, वो पता कीजिए। फिर आप प्राइस को फैक्टर के हिसाब से एडजस्ट करें। अब फैक्टर क्या क्या हो सकता है? टाइम, साइज, फैसिलिटीज़ या लोकेशन, यानी जो भी प्राइस है उसको फैक्टर के हिसाब से एडजस्ट करें, टाइम, साइज, लोकेशन और फैसिलिटी।
राइट। तो ये 3 चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है, ये 3 स्टेप होते हैं वैल्यूएशन के। फिर से मैं रिपीट कर दूं, आप अपने सब्जेक्ट का सबसे पहले सब्जेक्ट का हाईएस्ट और बेस्ट यूज को डिफाइन करें, उसके बाद कंपैरेबल ढूंढें यानी सिमिलर ट्रांजैक्शन या सेल्स को आइडेंटिफाई करें, और फिर टाइम, प्राइस से साइज, लोकेशन और फैसिलिटी, ठीक है, प्राइस को फैक्टर्स के हिसाब से एडजस्ट करें। तो ये चीज़ें हैं। अब कुछ की फैक्टर्स यहाँ बताए जा रहे हैं डायरेक्ट कंपैरिजन अप्रोच में। सबसे पहले क्या है कि मिनिमल एडजस्टमेंट करने से वैल्यूएशन ज़्यादा एक्यूरेट होता है, और यूनिट प्राइस का यूज करें सभी फैक्टर एडजस्ट करने के बाद। आफ्टर एडजस्टिंग एवरी फैक्टर यू यूज़ द यूनिट प्राइस कंसेप्ट, यूनिट प्राइस का कंसेप्ट यहाँ यूज होगा, ठीक है, आफ्टर एडजस्टिंग फॉर एवरी प्राइस। अब पॉइंट है कंपनी वैल्यूएशन स्पेसिफिक्स। क्या मतलब हुआ, अगर कंपनी का कंपैरिजन करना है तो साइज, मार्केट, स्कोप, ठीक है, और मेथड जैसे कि पीईजी रेशियो, ठीक है, या रेग्रेशन एनालिसिस का यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि रेग्रेशन एनालिसिस से आप एक बिजनेस का एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, आप रेग्रेशन एनालिसिस के माध्यम से आप बिजनेस का एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, सोचिए कि आप एक 4 बेडरूम फ्लैट की वैल्यू निकालनी है ना, 4 BHK 4 बेडरूम फ्लैट 4 BHK फ्लैट, उसके वैल्यू निकालनी है। आप अपने नेबर की सोल्ड प्रॉपर्टी का प्राइस लेते हैं और फीचर्स, लोकेशन, फैसिलिटी एडजस्ट करते हैं, इस तरह से आप एस्टिमेटेड वैल्यू निकालते हैं। वही करा है ना कंपेरेबल वैल्यू, यही चीज़ तो है। एग्जांपल बहुत सिंपल है, ठीक है। तो बेसिकली कंपनी वैल्यूएशन के स्पेसिफिक्स के बारे में बात करें तो कंपनी का कंपैरिजन करना हो तो साइज, मार्केट, स्कोप और मेथड जैसे पीजी रेशियो या रेग्रेशन एनालिसिस का यूज होता है। रेग्रेशन एनालिसिस से आप एक बिजनेस का एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल सकते हैं। अब तो डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड आपको समझ में आया ना। अब यहाँ पे बात आती है इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट की। तो अगर मार्केट कंडीशन बदली है तो कंपेरेबल प्रॉपर्टी का प्राइस को अपडेट करना पड़ेगा, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, यदि मार्केट कंडीशन चेंज हुआ है तो आपको अपडेट करना पड़ेगा। अब देखिए, सुपेरियर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए प्राइस ऐड करें और मिसिंग फीचर के लिए डिडक्ट करें। यहाँ देखिए लिखा जा रहा है ऐड वैल्यू फॉर सुपेरियर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिडक्ट वैल्यू फॉर मिसिंग फीचर। और जो फाइनल वैल्यू होता है वो क्या होता है, एडजस्टेड कंपेरेबल का जो फाइनल वैल्यू होता है वो सब्जेक्ट के प्रॉपर्टी वैल्यू के बराबर होता है। तो देखिए फाइनल वैल्यू निकालने का स्टेप्स क्या होता है, यदि आपको इस फाइनल वैल्यू निकालना है उसका स्टेप्स क्या होता है। तो सब्जेक्ट और कंपेरेबल प्रॉपर्टी का डेटा इकट्ठा करें, गैदर डेटा, सब्जेक्ट प्रॉपर्टी वर्सेस कंपेरेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, इसके बारे में डेटा गैदर करें। उसके बाद एट्रीब्यूट्स एडजस्ट करें और टोटल चेंज को सेल प्राइस पे अप्लाई करें। एडजस्ट एट्रीब्यूट सम चेंजेस अप्लाई टू कंपेरेबल सेल प्राइस। और फिर सिंप्लीफाइड और फास्ट प्रोसेस से सब्जेक्ट प्रॉपर्टी का फाइनल वैल्यू मिल जाता है। तो ये स्टेप्स होते हैं हमारे फाइनल वैल्यू निकालने के। मतलब फिर से मैं रिपीट कर दूं, सब्जेक्ट प्रॉपर्टी और कंपेरेबल प्रॉपर्टी का डेटा को गैदर करना यानी इकट्ठा करना, एट्रीब्यूट एडजस्ट करें और टोटल चेंजेस को सेल्स प्राइस पर अप्लाई करें। और फिर आपको सिंप्लीफाइड और फास्ट प्रोसेस से सब्जेक्ट प्रॉपर्टी का फाइनल वैल्यू मिल जाता है। तो ये था एक क्विक ओवरव्यू डायरेक्ट कंपैरिजन अप्रोच का, राइट। तो डायरेक्ट कंपैरिजन अप्रोच होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा मैं आपको कॉर्पोरेट वैल्यूएशन के स्पेसिफिक्स के बारे में समझा दूँ। देखिए, वैल्यूएशन को एक्यूरेट बनाने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब कि पूरी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट और फ्यूचर इम्पैक्ट एनालाइज करना, ग्रोथ रेट और फ्यूचर इम्पैक्ट। फिर आता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री यानी कि इंडस्ट्री का लाइफ साइकिल, रेगुलेशन, सप्लाई, डिमांड सप्लाई, प्रॉफिटेबिलिटी, ये सभी चीज़ें चेक की जाती है इंडस्ट्री के लिए। और फिर आता है कंपनी। कंपनी खुद के बिजनेस के का स्टैंडिंग एसेस करना, जैसे कि प्रोडक्ट हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, क्लाइंट हो गया, तो खुद के बिजनेस का स्टैंडिंग एसेस करते हैं। तो मैंने आपको कॉर्पोरेट वैल्यूएशन के स्पेसिफिक्स के बारे में बताया। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं एनालिसिस के, इकोनॉमी, इंडस्ट्री और कंपनी। इकोनॉमी में ग्रोथ रेट आता है और पूरी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट और फ्यूचर इम्पैक्ट एनालाइज करते हैं। इंडस्ट्री में हमारा लाइफ साइकिल, रेगुलेशन, डिमांड सप्लाई, ये सभी आते हैं। और कंपनी में हमारे कॉम्पिटिटिव स्टैंडिंग आते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। कंपैरिजन प्रोसेस की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा मेथड है। आप सिमिलर कंपनी को आइडेंटिफाई करेंगे, स्टैंडर्डाइज करेंगे डेटा को, यानी इन्वेंट्री को, इंटेंजिबल को, दूसरी चीज़ को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, डायरेक्ट कंपैरिजन अप्रोच के मल्टीपल अप्रोच होते हैं, ठीक है। यह मेथड सिमिलर कंपनी का डेटा एनालाइज करने पर फोकस करता है। इसके कुछ की मल्टीपल्स हैं, जैसे एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय सेल, एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय EBIT, प्रॉफिट इक्विटी रेशियो, प्रॉफिट PY बुक वैल्यू रेशियो, प्रॉफिट अपॉन सेल्स रेशियो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो कंपैरिजन का प्रोसेस क्या होता है, पहले सिमिलर कंपनी को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। फिर हमें साइज़ को देखना है, ठीक है, साइज़, मार्केट, बिजनेस लाइन को देखना है। फिर डेटा को हमें स्टैंडर्डाइज करना है, क्या जैसे कि इन्वेंट्री और इंटेंजिबल को एडजस्ट करना। फिर रिलेवेंट मल्टीपल का यूज़ करके कंपनी की वर्थ निकालते हैं,
राइट। तो जो भी मल्टीपल रेलेवेंट होगा, आपके सामने बहुत सारे मल्टीपल दिए गए हैं, इसको यूज करके हम लोग कंपनी का नेट वर्थ निकालते हैं। समझ में आया? तो ये चीज़ें होती हैं। अब रिलेवेंट मल्टीपल चैलेंजेस क्या क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस, यहाँ देखिए सबसे पहला चैलेंज होता है हमारा कंपेरेबल कंपनी आइडेंटिकल नहीं होती है, तो बाइस और मार्केट ओवर वैल्यूएशन का रिस्क रहता ही रहता है। तो सबसे पहला रिस्क होता है बाइस रिस्क, मतलब अब हो सकता है ना कि आप जो कंपेरेबल को सेलेक्ट कर रहे हैं वो सब्जेक्टिव है, ठीक है। फिर रिस्क ग्रो का डिफरेंस हो सकता है, कोई ज़रूरी है कि दो कंपनी आइडेंटिकल हो। मार्केट वैल्यूएशन का इशू आता है, कभी कभी मल्टीपल जो है ओवर वैल्यूड कर दें, अंडर वैल्यूड कर दें, तो ये मार्केट वैल्यूएशन का बहुत बड़ा इशूज है। ये 3 बड़े चैलेंजेस हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं DCF अप्रोच की। DCF क्या होता है? डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच। तो DCF अप्रोच जो फ्यूचर कैश फ्लो के प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करता है। क्या करता है ये? इट कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो, यानी फ्यूचर में जो हमारे पास कैश फ्लो आने वाले हैं उसका आज के दिन में क्या वैल्यू है, वो हमें DCF बताता है, ठीक है। अब देखिए इसका प्रोसेस क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, इसका जो कोर कंसेप्ट है, इसका जो कोर आइडिया है वो ये कहता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है कि आज का 1 रुपया फ्यूचर के 1 रुपया से ज़्यादा वैल्यू रखता है। लिखा है ना, मनी टुडे इज़ लार्जर देन सेम अमाउंट इन द फ्यूचर, जिसको वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलते हैं। ये कोर आइडिया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? PV इक्वल टू समेशन ऑफ, देखिए फॉर्मूला है समेशन ऑफ CT अपॉन 1 + R होल टू द पावर T। CT क्या होता है? कैश फ्लो फॉर पीरियड T पीरियड के लिए कैश फ्लो को CT कहा जाता है, R होता है डिस्काउंट और T होता है टाइम पीरियड। तो ये इसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू निकालने का। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम DCF को डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच को यूज़ करेंगे, तो आइए इसका प्रोसेस को समझते हैं, यानी स्टेप्स को समझते हैं। तो इसमें देखिए सभी पीरियोडिक कैश फ्लो को डिस्काउंट करो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बेसिस पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे कि जितने भी आपके ये पीरियोडिक कैश फ्लो हैं उसको हम डिस्काउंटिंग करेंगे, ठीक है। और फिर इन डिस्काउंटेड वैल्यू का जो टोटल होता है वो हमारा प्रेजेंट वैल्यू होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू, दैट राइट। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि DCF वैल्यूएशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो सिंपल सा बात है, ये जो फॉर्मूला लिखा गया उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, एक्विजिशन डील्स में, एन्युटी वैल्यूएशन में और फिक्स्ड एसेट में। एक बार मैं आपको क्विकली रिकैप करवा देता हूँ। मैंने अभी आपको बताया एक डायरेक्ट कंपैरिजन अप्रोच का, तो यहाँ पे कुछ मल्टीपल्स का यूज होता है, जैसे EV अपॉन सेल्स का यूज होगा, जैसे कि आपका PYE का यूज होगा, ठीक है, कंपैरिजन करते हैं इसका यूज करके। और एक मैंने आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड बताया, इसमें फ्यूचर कैश फ्लो को आज के टर्म्स में वैल्यू देते हैं, राइट। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई अभी। अब थोड़ा मैं आपको DCF अप्रोच में स्टेप्स के बारे में समझा देता हूँ, जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच होता है। तो देखिए इसका वैल्यूएशन का कंपोनेंट्स क्या होता है। तो सबसे पहला एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड, यानी 5 से 15 साल का। यह पीरियड में एनुअल कैश फ्लो को डिटेल में फोरकास्ट करते हैं। पीरियड के एंड पर एक स्टेबल लेवल एज्यूम किया जाता है। और एक होता है टर्मिनल वैल्यू। फोरकास्ट के बाद कंपनी की वैल्यू कैलकुलेट करना आसान हो जाता है, इसको टर्मिनल वैल्यू कहा जाता है, ठीक है। स्टेप्स क्या क्या होते हैं DCF में। सबसे पहले आप पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज कीजिए, यानी इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ईयरली रिटर्न को स्टडी करना है, इसको बोलते हैं पास्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। पहले का क्या परफॉर्मेंस रहा है। उसके बाद आप FCF कैलकुलेट कीजिए, यानी फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट कीजिए। FCF क्या होता है, कैश जो सारे एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट के बाद बचता है। आपने सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने सारे एक्सपेंसेस ले लिए, उसके बाद जो कैश बचता है उसको हम लोग फ्री कैश फ्लो बोलते हैं, राइट। तो FCF निकालिए। फिर आप WACC निकालिए, यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालिए। कैसे निकालिएगा, तो इसको कैलकुलेट करते हैं, डेब्ट और इक्विटी का एवरेज कॉस्ट निकालते हैं। फिर आप फ्यूचर FCF को फोरकास्ट कीजिए। देखिए आपने पास्ट परफॉर्मेंस देखा, आपने FCF निकाला, यानी जो कॉस्ट जो सारे एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट के बाद बचता है, फ्री कैश फ्लो कहते हैं उसको। फिर इसके बाद आप फ्यूचर फ्री कैश फ्लो निकालिए। एक्सप्लिसिट पीरियड के लिए FCF को क्रेडिट करो और WACC के साथ डिस्काउंट करना है, ठीक है। फिर आपको टर्मिनल वैल्यू निकालना है। टर्मिनल वैल्यू निकाल के टर्मिनल वैल्यू को भी डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना, और फिर टोटल प्रेजेंट वैल्यू को सम कीजिए, यानी सभी फोरकास्टेड और टर्मिनल वैल्यू को ऐड करो इंक्लूडिंग नॉन ऑपरेटिंग एसेट, ठीक है। तो ये तरीका होता है, ये हमारे DCF के स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं एक बार। तो आप उसके बाद बात करें हम लोग हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस एनालिसिस की। तो की मैट्रिक जो आपको समझना चाहिए वो है पहला आपका ऑपरेटिंग इन्वेस्टेड कैपिटल, मतलब कि इसमें प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, वर्किंग कैपिटल, ठीक है, ये सभी चीज़ शामिल होते हैं। फिर होता है NOPAT, यानी नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका फॉर्मूला होता है EBIT माइनस, हम लोग मॉडल भी में इसको देखा था NOPAT के बारे में, यानी कि जो हमारा EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से टैक्स यानी EBT हो गया हमारा। और ROIC क्या होता है, NOPAT को हम लोग ऑपरेटिंग इन्वेस्टेड कैपिटल से डिवाइड कर देंगे, यानी इतना कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया और इतना हमें प्रॉफिट मिला, तो दोनों का रेशियो जो होता है वो होता है हमारा ROIC, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, ठीक है। यदि हम इन्वेस्टेड कैपिटल को निकालें तो इन्वेस्टेड कैपिटल को निकालने का जो तरीका होता है वो होता है कि ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एसेट का सम होता है।
ठीक है। अब थोड़ा मैं आपको ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल यानी OWC के बारे में यहाँ समझा देता हूँ। व्हाट इज OWC? देखिए ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्किंग कैपिटल एसेट, उसमें से नॉन ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल एसेट है माइनस कर दीजिए, उसमें से जो नॉन इंटरेस्ट बियरिंग लायबिलिटीज है वो माइनस कर दीजिए। अब देखिए कुछ ऐसे लायबिलिटीज़ होंगे ना जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो माइनस कर देंगे, ठीक है। वर्किंग कैपिटल एसेट तो ठीक है, ऑपरेटिंग एसेट में आएगा, सिंपल सी बात है ना। आप वर्किंग कैपिटल आप निकालते कैसे हैं ये बताइए? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ऐसे ही तो होता है। तो जो नॉन इंटरेस्ट बियरिंग लायबिलिटी है माइनस कर दीजिए, नॉन ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल एसेट है माइनस कर दीजिए वर्किंग कैपिटल एसेट से। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास जो एक्सेस कैश आएंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आएंगे, वो सब नहीं होते हैं ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल में, ठीक है। तो इस ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल को ऑपरेटिंग इन्वेस्टेड कैपिटल में जोड़ दीजिएगा तो टोटल ऑपरेटिंग इन्वेस्टेड कैपिटल निकल जाएगा। जो चीज़ यहाँ लिखा गया है ऑपरेटिंग इन्वेस्टेड कैपिटल। अब उसके बाद दोस्तों बात करते हैं NOPLET की, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस एडजस्टेड टैक्स। तो सबसे पहले आप EBIT से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकम और नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू लॉस को एक्सक्लूड करो, ठीक है। तो ये है, फिर EBIT पे जो टैक्स लग रहा है इस जो हमारा टैक्स इंटरेस्ट एक्सपेंस से रिलेटेड है, इनकम डिविडेंड फ्रॉम मार्केटेबल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम लॉस से रिलेटेड है, उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। ये वैल्यूएशन में हमने देखा एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड प्लस टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करना होता है। DCF वैल्यूएशन के जो की मैट्रिक्स होते हैं वो NOPAT और ऑपरेटिंग इन्वेस्टेड कैपिटल और ROIC को समझना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में। ये सब हमने देख लिया है, ऑलरेडी वी हैव सीन दिस थिंग, ओके। सो नाउ लेट्स सी द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम हियर। चलिए समझते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब कि इन्वेस्टर का कैपिटल पर रिक्वायर रिटर्न का रेट, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न फॉर इन्वेस्टर कैपिटल। तो इसके की फीचर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहला चीज़ है कि बोरोवर और इक्विटी फंड का वेटेड एवरेज होता है, जो कॉस्ट होते हैं बोरोड और इक्विटी फंड का, इसका वेटेड एवरेज होता है ये, और पोस्ट टैक्स और नॉमिनल टर्म्स में कैलकुलेट होता है। पोस्ट टैक्स नॉमिनल टर्म मार्केट वैल्यू वेट कैलकुलेट करते हैं, तो रिफ्लेक्ट करता है रिस्क जो कैपिटल प्रोवाइडर लेते हैं। अब देखिए WACC का जो फॉर्मूला होता है वो उसमें 3 चीज़ें होती हैं, सिंपल सी बात है। देखिए एक होता है हमारा, इसको याद रखना बहुत आसान है, पहले डेप्ट लिख दीजिए, उसके बाद आप प्रेफरेंस शेयर लिख दीजिए, और फिर उसके बाद आप इक्विटी लिख दीजिए। तो इसको शॉर्ट में D से डिनोट करेंगे, इसको P से डिनोट करेंगे और इसको E से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका वेट लिखना है एक तरफ, और यहाँ पे आपको लिखना है कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए इसका डेप्थ वाला का कॉस्ट है RP, प्रेफरेंस शेयर का सॉरी RD RP, और ये है RE, और इसका वेट मान लीजिए WD WP और WE। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा? WD RD WP RP और WE RE, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा WACC, इससे मिलेगा। तो W क्या है? रेस्पेक्टिव वेट है, और R वाला क्या है? कॉस्ट है, ठीक है। अब थोड़ा मैं आपको फोरकास्टिंग के परफॉर्मेंस के बारे में समझा दूं। देखिए सबसे पहले टाइम पीरियड सेट करना जरूरी होता है, यानी कि स्ट्रैटेजिक विजन, ठीक है, स्ट्रैटेजिक विजन और फाइनेंशियल फोरकास्ट के साथ अलाइन रहना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद फर्म का वर्थ कैलकुलेट कीजिए, यानी फर्म की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। वो फ्यूचर वैल्यू कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू होता है, यानी जो भी फ्यूचर कैश फ्लो आएगा उसका प्रेजेंट वैल्यू होता है, ये फर्म का वर्थ निकलता है हमें। उसके बाद क्या करना होता है कि हाई ग्रोथ फर्म के लिए की पॉइंट, ग्रोथ रेट का एक्यूरेट एस्टिमेशन होना चाहिए, राइट, एक्यूरेट एस्टिमेशन होना चाहिए ग्रोथ रेट का। और उसके बाद करंट एसेट और फ्यूचर ग्रोथ एसेट का एनालिसिस करना, करंट एसेट फ्यूचर ग्रोथ एसेट का एनालिसिस करना। फिर इन्फॉर्मेशन का सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? रिपोर्ट, इकोनॉमी, फिर कॉम्पिटिटर का डेटा, नॉन फाइनेंशियल डेटा, ये सब के सब हमारे हैं। अब बात करें टर्मिनल वैल्यू की। देखिए टर्मिनल वैल्यू क्या होता है कि वैल्यूएशन के 2 मेजर पार्ट होते हैं। पहला होता है हमारा एक्सप्लिसिट फॉरकास्ट पीरियड कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू, एक्सप्लिसिट फॉरकास्ट कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू, और दूसरा होता है पोस्ट फॉरकास्ट कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो इसको टर्मिनल वैल्यू यदि आपको निकालना है तो इसके कुछ मेथड्स होते हैं। पहला होता है कंटिन्यूइंग वैल्यू। कंटिन्यूइंग वैल्यू क्या होता है कि कंपनी को लाइफ टाइम तक मेंटेन करने का वैल्यूएशन, ठीक है। आप यदि लाइफ एंड तक मेंटेन करना चाह रहे हैं तो जो वैल्यूएशन होगा वो कंटिन्यूइंग वैल्यू कहलाता है। और एक होता है लिक्विडेशन वैल्यू, यानी कि एसेट को बेचकर इमीडिएट नेट कैश फ्लो, उसको बोलते हैं लिक्विडेशन वैल्यू। फिर एक आता है डाइवेस्टिट्यूड वैल्यू। डाइवेस्टिट्यूड वैल्यू क्या होता है कि टॉप बीडर से सेल प्राइस लेना, ठीक है ना, सेल प्राइस फ्रॉम टॉप बीडर। तो ये 3 वैल्यू के बारे में मैंने आपको बता रहा हूँ, कंटिन्यूइंग, लिक्विडेशन और डाइवेस्टिट्यूड। कंटिन्यूइंग में क्या था? कंटिन्यूइंग में कंपनी को लाइफ टाइम तक मेंटेन करने का वैल्यूएशन। लिक्विडेशन में क्या था कि एसेट को बेचकर इमीडिएट नेट कैश फ्लो। और डाइवेस्टिट्यूड में क्या है कि टॉप बीडर से सेल प्राइस लेना, इसको डाइवेस्टिट्यूड कहा जाता है, सेल प्राइस फ्रॉम टॉप बीडर। सो दीज आर द 3 मेथड्स थ्रू विच कंटिन्यूइंग वैल्यू और टर्मिनल वैल्यू इज कैलकुलेटेड। कंटिन्यूइंग, लिक्विडेशन
ठीक है, और एक होता है हमारा डाइवेस्टिट्यूड वैल्यू। तो कंटिन्यू का मतलब ही समझ में आता है कि लाइफ टाइम तक। लिक्विडेशन का मतलब ये होता है कि एसेट को बेचकर लिक्विडेट कर कर, और डाइवेस्टिट्यूड में क्या होता है कि टॉप बिडर से सेल प्राइस लेना। तो डिसीजन के लिए हमेशा हाईएस्ट वैल्यू को चूज करते हैं। अब कौन सा लें, है ना, डिसीजन के तो हम कंटिन्यूइंग को देखेंगे, लिक्विडेट को देखेंगे, डाइवेस्ट को देखेंगे, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू रहेगा वो लेंगे। अब देखिए, एक इन्वेस्ट का अपोजिट होता है डाइवेस्ट। इन्वेस्ट में आप जो है निवेश करते हैं, और डाइवेस्ट का मतलब कि आप सेल प्राइस ले रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब वैल्यूएशन का अप्रोच क्या क्या होता है, ठीक है। टर्मिनल वैल्यू यदि हमें निकालना है, कंटिन्यूइंग वैल्यू यदि निकालना है, तो व्हाट आर द अप्रोच। तो देखिए, सबसे पहले आता है हमारा DCF। DCF के बारे में हमने पहले आपको बता दिया, डिस्काउंटेड कैश फ्लो होता है। सभी वैल्यूएशन मेथड की फाउंडेशन है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फ्यूचर कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है। तो आपका ग्रोथ रेट का सोर्सेज क्या क्या होते हैं, तो पास्ट परफॉर्मेंस डेटा का एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिस्ट का इंसाइट, और कंपनी के फंडामेंटल्स और एक्सपेंशन पोटेंशियल को समझना। तो अभी जो हमने देखा, पहले हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को देखा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब कि WACC फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट होता है। ये मैंने आपको WACC का फॉर्मूला बताया। 3 कंपोनेंट होते हैं, RE, RP और RD, है ना। उसके बाद मैंने आपको फोरकास्टिंग के बारे में बताया। सॉरी फ्रेंड्स, फोरकास्टिंग में ग्रोथ रेट और ऑपरेटिंग मार्जिन हाई ग्रोथ फर्म के लिए क्रिटिकल होता है। मैंने बोला था आपको कि ग्रोथ रेट और ऑपरेटिंग मार्जिन हाई ग्रोथ फर्म के लिए क्रिटिकल होता है। फिर मैंने आपको टर्मिनल वैल्यू के बारे में समझाया। टर्मिनल वैल्यू क्या होता है कि 3 ऑप्शन हमेशा कंसीडर करें, कंटिन्यूइंग वैल्यू, लिक्विडेशन वैल्यू और डाइवेस्ट। और फिर आता है हमारा DCF। इसके बारे में मैंने बताया कि फ्यूचर कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना वैल्यूएशन का बेस माना जाता है, राइट। अब मार्केट अलाइनमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो मार्केट अलाइनमेंट में क्या है दोस्तों, मार्केट अलाइनमेंट मतलब कि इंट्रिंसिक वैल्यू वर्सेस मार्केट वैल्यू मिसमैच, ठीक है। 2 वैल्यू होता है, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होता है मार्केट वैल्यू। दोनों में जो मिसमैच होता है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। ओके, ये हमने बात की मार्केट अलाइनमेंट। ओके, देन आफ्टर टर्मिनल वैल्यू, रिस्क फैक्टर। ओके, टर्मिनल वैल्यू, और उसके बाद आता है हमारा रिस्क फैक्टर यहाँ पे। ओके, चलिए, तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मार्केट अलाइनमेंट। तो इंट्रिंसिक वैल्यू वर्सेस मार्केट वैल्यू, कभी कभी दोनों मिसमैच होते हैं, पर टाइम के साथ अलाइनमेंट का एक्सपेक्टेशन होता है। फिर DCF के इनपुट कहाँ से मिलते हैं, तो DCF डिस्काउंट फ्लो वैल्यू के डिस्काउंट कैश फ्लो के लिए तीन मेन इनपुट चाहिए। एक है प्रेडिक्टेड कैश फ्लो, यानी कि फ्यूचर कैश का एस्टिमेशन। एक होता है डिस्काउंट रेट को आप बोल सकते हैं रिस्क एडजस्टेड रेट, जो फ्यूचर कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करता है। और तीसरा होता है हमारा ग्रोथ रेट का मतलब क्या हुआ, ग्रोथ रेट का मतलब हुआ कैश फ्लो के एक्सपेक्टेड इंक्रीज का एस्टिमेशन। कैश फ्लो के टाइप्स की बात करें तो एक होता है डिविडेंड क्या होता है, व्हाट इज़ डिविडेंड। देखिए, डिविडेंड क्या है कि इक्विटी इन्वेस्टर के लिए होता है ये, और किसका मॉडल का नाम है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, इसको शॉर्ट में इसको DDM बोला जाता है। तो डिविडेंड किसके लिए होता है, इक्विटी इन्वेस्टर के लिए होता है, और मॉडल का नाम है DDM। एक होता है FCFE, यानी फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, इसको FCFE कहा जाता है। तो नॉन इक्विटी क्लेम्स और इन्वेस्टमेंट के बाद का कैश FCFE मॉडल में आता है। और एक होता है CFF, यानी FCFF कहा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा सूटेबल है। FCFF क्या होता है, फ्री कैश फ्लो टू फर्म, यानी इसमें 2 चीज़ होता है, प्री डेप्ट या प्रेफर्ड डिविडेंड कैश फ्लो के लिए अवेलेबल होता है। तो ये 3 मेथड मैंने आपको बताया, DDM अप्रोच, FCFE अप्रोच और FCFF अप्रोच। अब थोड़ा बात कर लेते हैं डिस्काउंट रेट और रिस्क की। तो सबसे पहला रिस्क होता है डिफ़ॉल्ट रिस्क। तो डिफ़ॉल्ट रिस्क मतलब कि अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल ना करने का रिस्क, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा डिफ़ॉल्ट रिस्क। फिर आता है रिस्क प्रीमियम, यानी एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रिटर्न के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारा रिस्क प्रीमियम। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है, तो हमारे जो इक्विटी इन्वेस्टर होते हैं उनका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलते हैं। WACC क्या होता है, तो WACC मैंने आपको बताया था वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, यानी फाइनेंसिंग एसेट का जो एवरेज कॉस्ट होता है। मैंने आपको बताया है कि जो डिस्काउंट रेट फ्यूचर कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करता है, राइट। उसके बाद दोस्तों डिस्काउंट रेट में कुछ और पॉइंट है, जैसे कि रिस्क रिफ्लेक्शन। रिस्क मतलब क्या हुआ कि डिफ़ॉल्ट और मार्केट रिस्क को इवैल्यूएट करता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करें तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में 2 चीज़ें होती है, एक होता है रिस्क फ्री रिटर्न और एक होता है मार्केट रिस्क प्रीमियम। इसका फॉर्मूला भी इसी प्रकार से होता है, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, ठीक है। तो ये होता है हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का तरीका। चलिए, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो डिस्काउंट रेट का कंपोनेंट की हम लोग बात कर ले, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकाला जाता है। तो अभी हमने 2-3 पॉइंट देखे। पहले मैंने आपको बताया टर्मिनल वैल्यू के बारे में। टर्मिनल वैल्यू क्या होता है, इन्फिनाइट फर्म के लिए जरूरी है। कैश फ्लो के टाइप्स आपको बताया हमने। कैश फ्लो के टाइप्स क्या है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैश फ्लो के टाइप्स मैंने आपको बताया, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट का सोर्सेज। रिस्क फैक्टर आपको समझाया, रिस्क फैक्टर में डिस्काउंट रेट पर डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। फिर हमने DCF के इनपुट आपको समझाए। DCF में प्रेडिक्टेड कैश फ्लो, डिस्काउंट रेट, ग्रोथ रेट के बिना वैल्यूएशन नहीं होती, राइट।
चलिए, तो यही चीज़, यही पॉइंट को अभी हमने डिस्कस किया। अब थोड़ा मैं आपको ग्रोथ रेट का एस्टिमेशन के बारे में समझाता हूँ, हाउ टू प्रेडिक्ट द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट। तो इसमें देखिए की कंपोनेंट क्या है हमारे पास। तो की कंपोनेंट है एक हिस्टोरिकल ग्रोथ होता है, ठीक है। तो मतलब कि अब अभी हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ रेट एस्टिमेशन के वैल्यूएशन के बारे में। तो एक अप्रोच होता है, इसको हम लोग हिस्टोरिकल अप्रोच बोलते हैं। यहाँ देखिए हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट होता है, तो पास्ट डेटा के बेसिस पर प्रेडिक्शन किया जाता है, बट फ्यूचर के लिए एक्यूरेट हो जरूरी नहीं है। फिर एक होता है हमारा इंडस्ट्री एवरेज, इंडस्ट्री एवरेज से आप करते हैं, मतलब कंपनी स्पेसिफिक नहीं होती लेकिन एक बेंचमार्क प्रोवाइड करते हैं। फिर एक होता है एनालिस्ट का जजमेंट लिया जाता है, यानी जो ये मार्केट और कंपनी फैक्टर के एनालिसिस पे डिपेंड करता है। अब सवाल है कि इन्फ्लेशन का कहाँ इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, देखिए इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो टाइट मार्केट ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन से ज़्यादा होती है, हाई बैलेंस मार्केट ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन से कम होती है। प्रेडिक्टेड ग्रोथ रेट एस्टिमेशन, यहाँ देखिए यहाँ बताया जा रहा है, जस्ट वेट अ मिनट। यहाँ देखिए ग्रोथ रेट का एस्टिमेशन मैंने आपको बताया, एक हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट मॉडल था, ये फ्यूचर ग्रोथ को नहीं प्रोजेक्ट करेगा। इंडस्ट्री एवरेज है, हमेशा कंपनी स्पेसिफिक नहीं होगा। एनालिस्ट का जजमेंट होता है, वो मार्केट और कंपनी फैक्टर पे डिपेंड करता है। इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, यदि टाइट मार्केट है तो ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन से ज़्यादा होता है, यदि हाई बैलेंस मार्केट है तो ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन रेट से कम होता है, ठीक है। प्रेडिक्टेड ये ग्रोथ रेट एस्टिमेशन, इसके की कंपोनेंट में सबसे पहले आता है हमारा रेवेन्यू ग्रोथ। रेवेन्यू ग्रोथ क्या होता है, यानी सेल्स का इंक्रीज होना। फिर एक आता है हमारा एक्सपेंस ग्रोथ। एक्सपेंस ग्रोथ क्या होता है, कॉस्ट एस्केलेशन का एस्टिमेट। फिर एक आता है हमारा एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन, यानी फ्यूचर प्रोजेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एस्टिमेशन मेथड्स की बात करें तो एक होता है हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट, यानी पास्ट ट्रेंड का एनालिसिस। फिर एक होता है कंपनी मैनेजमेंट वर्सेस एनालिस्ट एस्टिमेट, यानी एक्सपर्ट के फोरकास्ट की बात करें। फिर आता है इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन, यानी कि एक्सपेक्टेशन का एग्रीगेशन। चैलेंजेस क्या क्या हैं, तो देखिए इनफ्लो और आउटफ्लो के लिए नैरो ग्रोथ बैंड है ना, इनफ्लो और आउटफ्लो के लिए नैरो ग्रो बैंड, ये बड़ा चैलेंज है। उसके बाद कुछ लीगल अनसर्टेनिटीज़ आती हैं, जैसे कि रेंट कंट्रोल लॉ, जैसे कि एक्सटर्नल फैक्टर। अब यदि हम ग्रोथ पैटर्न के एस्टिमेशन की बात करें तो देखिए इसमें सबसे पहला आता है स्टेबल ग्रोथ, कांस्टेंट रेट रहेगा। मैच्योर फर्म के लिए स्टेबल ग्रोथ रेट मॉडल है, ठीक है। ग्रोथ पैटर्न का एस्टिमेशन है स्टेबल ग्रोथ रेट। एक होता है हमारा 2 स्टेज ग्रोथ, यानी हाई ग्रोथ हाई ग्रोथ से लेकर स्टेबल ग्रोथ के रूप में ट्रांजिशन। फिर एक होता है 3 स्टेज मॉडल, इसमें क्या होता है हाई से पहले मॉडरेट में गए, फिर मॉडरेट से पहले फिर स्टेबल ग्रोथ में गए, ठीक है। तो कंपनी के जो कैटेगरीज होते हैं वो पहला होता है स्टेबल ग्रोथ फर्म, मतलब कि मैच्योर बिजनेस जैसे कि FMCG हो गया। मॉडरेट ग्रोथ जैसे कि एक्सपेंशन फेज का कंपनी है। हाई ग्रोथ जैसे कि स्टार्टअप या इनोवेटिव फर्म है। तो इस प्रकार के कैटेगरीज होते हैं। तो हमने अभी ये देखा कि इकोनॉमिक और बिजनेस ट्रेंड के बारे में कि ग्रोथ एस्टिमेशन इन्हीं पर डिपेंड करता है। फिर मैंने आपको मॉडल सिलेक्शन के बारे में बताया कि अर्निंग और रेवेन्यू प्रोजेक्शन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हमारा मॉडल सिलेक्शन। तो ये सभी पॉइंट्स को हमने इस पार्टिकुलर यूनिट्स में स्लाइड में क्लियर किए। अब थोड़ा मैं आपको मॉडल्स के बारे में बता दूँ। एक होता है 2 स्टेज मॉडल, एक होता है 3 स्टेज मॉडल, ठीक है। और फिर व्हाट इज़ दिस मॉडल ऑल अबाउट, ओके। तो थोड़ा मॉडल की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, ओके। हमने इकोनॉमिक और बिजनेस ट्रेंड की बात की नाउ। उसके बाद दोस्तों DDM क्या होता है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ओके। पहले देखिए 2 स्टेज मॉडल क्या होता है। तो अभी मैंने आपको 2 स्टेज मॉडल के बारे में यहाँ बताया था कि ट्रांजिशन फ्रॉम हाई टू स्टेबल ग्रोथ, ये 2 स्टेज ग्रोथ होता है, मॉडल अलग चीज़ है, ठीक है। और 3 स्टेज मॉडल में क्या होता है, हाई टू मॉडरेट एंड मॉडरेट टू स्टेबल ग्रोथ फेज होता है, ठीक है। तो 2 स्टेज मॉडल में क्या होता है कि मॉडरेट ग्रोथ से स्टेबल रेट में हम लोग आते हैं। और 3 स्टेज मॉडल में हमारा लॉन्ग ट्रांजिशन होता है स्टेडी ग्रोथ में। मैंने बोला पहले हाई ग्रोथ था, उसके बाद वो मिडिल ग्रोथ में आया, फिर लो ग्रोथ में आया। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है, लीगल बैरियर, पेटेंट, लाइसेंस। मार्केट बैरियर कौन कौन से होते हैं, कॉम्पिटिटिव एज। तो ग्रोथ रेट यदि हाई से स्टेबल में आ जाए, ठीक है, तो ये कंपटीशन स्ट्रेटजीज और मार्केट कंडीशन के द्वारा अफेक्टेड होता है। अब देखिए एंटरप्राइज DCF मॉडल होता है। DCF होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल इंटरप्राइज के लिए। तो इसमें जो डिस्काउंट रेट होता है ना वो WCC के बराबर होता है और ये FCFF के लिए अप्लाई होगा। एक होगा हमारा इक्विटी DCF मॉडल। इक्विटी DCF मॉडल में क्या होता है, इसके अंदर DDM आता है। DDM क्या होता है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल होता है, यानी कि हमारे जो फ्यूचर डिविडेंड आने वाले हैं उसका हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। और एक FCFE होता है, यानी कि जो फ्री कैश फ्लो है इक्विटी का उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाता है। एक होता है APV मॉडल। APV मॉडल में क्या होता है, जो हमारे अनलीवर्ड इक्विटी कैश फ्लो हैं वो दिखाया जाता है। और फिर इकोनॉमिक प्रॉफिट मॉडल में क्या होता है, EPM में इकोनॉमिक प्रॉफिट स्ट्रीम एट द WACC, ठीक है।
सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल की। कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल में का फॉर्मूला होता है D1 अपॉन R माइनस जी। यहाँ पे D1 क्या है? D1 है हमारा एक्सपेक्टेड डिविडेंड, यानी जो डिविडेंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, 1 साल के बाद। R क्या है हमारा? रिक्वायर्ड रिटर्न, यानी हमें उससे कितना रिटर्न मिलेगा। और G क्या है हमारा? ग्रोथ रेट, क्योंकि ग्रोथ रेट भी तो एक पॉइंट होता है, फिक्स ग्रोथ रेट, जिस रेट से ग्रो हो रहा है। तो दोनों का जो डिफरेंस होता है R माइनस जी, वो हमें लिखना होता है डिनोमीटर में। और हमें ये देता क्या है? हमें देता है ये F फेयर शेयर प्राइस, ठीक है, फेयर शेयर प्राइस देता है, ठीक है। इसमें की एजम्पशन ये है कि डिविडेंड जो है वो जी के रेट से ग्रो कर रहा है, इसीलिए नाम रखा गया इसका कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। और एक होता है एच मॉडल। एच मॉडल में क्या होता है कि इनिशियल ग्रोथ रेट काफ़ी हाई होता है और लीनियरली डिक्रीज होता है 2 ईयर्स में, और फिर स्टेबल ग्रोथ रेट इंडेफिनेटली मेंटेन रहता है। अब थोड़ा डीडीएम की बात कर लेते हैं। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, डीडीएम। आइए इसके बारे में समझते हैं। देखिए दोस्तों, डीडीएम और एच मॉडल के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले डीडीएम में क्या होता है कि सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। डिविडेंड आर प्राइमरीली कैश फ्लो फॉर शेयर होल्डर, होता है ना। डिविडेंड क्या होता है? लाभांश, यानी जो उसने शेयर लिया, शेयर में इन्वेस्ट किया, उसको जो लाभांश मिलता है साल भर साल, वो कैश फ्लो ही तो होता है। और इसमें कम एजम्पशन होता है देन एफई फॉरकास्टिंग। डिविडेंड पॉलिसी स्टेबल होता है, जिससे फॉरकास्ट रिलेबल होता है। ड्रॉबैक क्या है कि डिविडेंड और कैश फ्लो को हम एक ही साथ मानते हैं, इसमें जो रिटेन अर्निंग है उसको इग्नोर किया जाता है। जो अंडर वैल्यूड कंपनी है विद हाई बैलेंस, उनके लिए ड्रॉबैक होता है ये। और ओवर वैल्यूड कंपनी विद हाई डिविडेंड रिलेटेड टू कैश फ्लो। एच मॉडल क्या है? यह मॉडल कंपनी के ग्रोथ को 3 स्टेज में डिवाइड करता है। पहला स्टेज होता है हाई ग्रोथ रेट, जिसको हम लोग जीए से नोट करते हैं। दूसरा स्टेज होता है लीनियर, यानी ग्रोथ धीरे धीरे डिक्लाइन होता है, जिसको बोलते हैं लीनियर डिक्लाइन टू स्टेबल ग्रोथ, जिसको जीएन से डिनोट करते हैं, ओवर 2H ईयर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? 2H ईयर में स्टेबल ग्रोथ रेट तक पहुंचता है। फिर होता है स्टेबल ग्रोथ रेट इंडेफिनिट, फिर आ जाता है हमारा स्टेबल ग्रोथ रेट, ठीक है। तो इसमें की पॉइंट क्या है? इस मॉडल का एजम्पशन है कि अर्निंग और डिविडेंड ग्रोथ टाइम के साथ स्टेबल हो जाते हैं, यानी अर्निंग और डिविडेंड ग्रोथ जो है टाइम के साथ क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। ये सबसे बड़ा इसका ये है एजम्पशन है, राइट। तो अब देखिए इसके जो इक्वेशन होते हैं उसमें क्या करना होता है? D0 इंटू 1 प्लस GN अपॉन R माइनस GN प्लस D0 इंटू H इंटू तो 3 स्टेज मॉडल का भी कंसेप्ट सिमिलर ही है। पहले हायर ग्रोथ रेट होता है फॉर 1 ईयर, N1 ईयर, GA होता है N1 ईयर के लिए। फिर ट्रांजिशन टू स्टेबल ग्रोथ रेट आता है, यानी धीरे धीरे ट्रांजिशन होता है स्टेबल ग्रोथ की तरफ, और लास्ट में कंपनी एक लो स्टेबल ग्रोथ रेट में चली जाती है। इसीलिए इसका 3 कंपोनेंट आप दे सकते हैं, 1 2 3, ठीक है। EPS T अपॉन क्या है? RN, ठीक है। तो हाई ग्रोथ रेट फेज होगा, उसका अलग ये रेट ऑफ रिटर्न रहेगा, डिवाइड करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो डीडीएम का क्या एडवांटेज है? सबसे पहले सिंपल और आसान है समझना, सिर्फ डिविडेंड को कैश फ्लो माना जाता है। दूसरा है कि एजम्पशन कम है, यहाँ लेकिन देखेंगे ना डीडीएम में एजम्पशन बहुत कम है। क्या है दोस्तों कि फ्री कैश फ्लो से ज़्यादा रिलेबल और सिंपल होता है ये। फिर उसके बाद हमारा स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी होता है, यानी कि कंपनी जनरली डिविडेंड को स्टेबल रखना पसंद करती है, इसी वजह से प्रेडिक्शन ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ डीडीएम की। तो हाई कैश बैलेंस के लिए अंडर वैल्यूएशन, ठीक है। जो कंपनी सिग्निफिकेंट कैश रिजर्व होल्ड कर रही है उनको अकाउंट नहीं करता। और हाई डिविडेंड पे आउट के लिए ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूड कंपनी जो डिविडेंड पे करती है हायर देन देयर एक्चुअल कैश फ्लो, ठीक है। ये चीज़ है। अब इंटेंजिबल एसेट का वैल्यूएशन कैसे होता है? तो इंटेंजिबल एसेट वो एसेट है जो फिजिकल नहीं होते, जैसे कि गुडविल हो गया, ब्रांड नेम हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, राइट। तो ये कंपनी की बैलेंस शीट में दिखते हैं और इनका वैल्यू डिस्काउंटेड कैश फ्लो से निकलता है। कंपनी के बैलेंस शीट में दिखेगा आपको तो इंटेंजिबल एसेट, लेकिन और इसका जो वैल्यूएशन है वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो से हम निकालते हैं। अब बात कर ले हम लोग क्या चैलेंजेस है इसके, ठीक है। तो चैलेंजेस है कि अंडर वैल्यूड पेटेंट या ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को वैल्यू करना टफ होता है। अब 2 तरह की कंपनी होती है, ट्रेडिशनल कंपनी और मॉडर्न कंपनी। तो ट्रेडिशनल कंपनी अंडर अनडेवलप्ड पेटेंट, ये ट्रेडिशनल कंपनी जैसे लैंड और फैक्ट्री को वैल्यू मिलती है ना, वैल्यूज फ्रॉम फिजिकल एसेट जैसे लैंड और फैक्ट्री। और मॉडर्न कंपनी क्या होता है? मॉडर्न कंपनी में जैसे एप्पल हो गया, अमेजॉन हो गया, इनकी वैल्यू उनके ब्रांड और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से होती है। जैसे लैंड हो गया और फैक्ट्रीज हो गया, उनकी वैल्यू फिजिकल एसेट से आती है। और मॉडर्न कंपनी में वैल्यू जो है
इंटेंजिबल से ऐसे आती है, जैसे कि इनका जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हो गया, आईपीज़ हो गया, ब्रांड हो गया। तो आजकल इंटेंजिबल एसेट मार्केट वैल्यू का 50% से ज़्यादा होता है। आज के समय में देख सकते हैं इंटेंजिबल लगभग फर्म वैल्यू का 50% से ज़्यादा इम्पैक्ट है इसका, ये इम्पैक्ट है। ठीक है, अब वैल्यूएशन के मेन चैलेंजेस क्या क्या हैं? चैलेंजेस ये हैं कि मार्केट वैल्यू का शिफ्ट 1975 में S&P 500 का सिर्फ 17% का वैल्यू इंटेंजिबल से था, अब 2020 में 90% हो चुका है। मतलब इंटेंजिबल मार्केट का वैल्यू बढ़ रहा है धीरे धीरे। फिर जैसे कि ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, लाइसेंस हो गया, ठीक है, तो इनको कैश फ्लो के बेसिस पर वैल्यू किया जाता है, जिसको कैश फ्लो वैल्यूएशन बोलते हैं। ठीक है, वैल्यूएशन के 3 मेन अप्रोच होते हैं। एक होता है हमारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रोच यानी कि एडवर्टाइजिंग या इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट चेक करते हैं। फिर एक होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच, यानी फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। और एक होता है हमारा रिलेटिव वैल्यूएशन अप्रोच, रिलेटिव वैल्यूएशन में सिमिलर कंपनी का कंपैरिजन करते हैं। तो रियल एस्टेट और फाइनेंशियल एसेट दोनों में कैश फ्लो, रिस्क और ग्रोथ देखा जाता है, बट लिक्विडिटी और रिस्क मॉडल अलग होते हैं। उसके बाद दोस्तों बात किया जाए कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स की, जैसे कि CAPM। दोस्तों देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल मेथड्स और रियल एस्टेट वैल्यूएशन के सिंपल लैंग्वेज में। सबसे पहले ट्रेडिशनल मॉडल में हमारा आता है CAPM, ठीक है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। फिर आर्बिट्रेज, फिर मल्टी फैक्टर मॉडल। ये मॉडल रिस्क को एसेस करते हैं, स्पेसिफिकली नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क बीटा के लिए। ठीक है, एजम्पशन क्या होता है इसके लिए? ट्रेडिशनल मॉडल में एजम्पशन ये होता है दोस्तों कि सबसे पहला एजम्पशन है कि मार्जिनल इन्वेस्टर वेल डाइवर्सिफाइड है, लेकिन रियल एस्टेट में ये ट्रिकी होता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट यूजुअली लार्ज और लोकलाइज होते हैं। ठीक है, तो रियल एस्टेट के लिए जो CAPM ये सब मेथड है ना, वो सब ट्रिकी होता है। चैलेंजेस क्या क्या है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ऑफर अनडाइवर्सिफाइड होते हैं। जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट होता है वो अनडाइवर्सिफाइड होता है क्योंकि लार्ज इन्वेस्टमेंट है, लोकलाइज एक्सपर्टाइज है। फिर CAPM का यूज़ लिमिटेड है क्योंकि यह सिर्फ नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क को रिवार्ड करता है। तो जो रिस्क रियल एस्टेट को सूट नहीं करेगा, ठीक है, रिवार्ड ओनली नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क। फिर डाइवर्सिफिकेशन का क्या बेनिफिट होता है? रियल एस्टेट को फाइनेंशियल एसेट के साथ कंबाइन करके डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। आजकल REIT और पार्टनरशिप जैसे ऑप्शन अवेलेबल हैं जो डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमने बात की डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। तो रियल एस्टेट को फाइनेंशियल एसेट के साथ कंबाइन करके डाइवर्सिफाई किया जाता है, और आजकल जो REIT यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जैसे ऑप्शन अवेलेबल है जो डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करते हैं। अब थोड़ा मैं आपको फंड वैल्यूएशन के बारे में बता दूँ। फर्म की वैल्यूएशन कैसे होती है? देखिए, स्टार्टअप को वैल्यू करना मुश्किल है क्योंकि क्योंकि इनका पास रिकॉर्ड नहीं होता। ऑब्वियसली बात है, स्टार्टअप को वैल्यू करना मुश्किल ही है। तो वैल्यूएशन का बेसिस क्या होता है कि आप प्रेडिक्टेड कैश फ्लो के बेसिस से वैल्यूएशन करते हैं। जो स्टार्टअप होते हैं उनके आप प्रेडिक्टेड कैश फ्लो को देखते हैं, उस बेसिस पे वैल्यूएशन होता है। ठीक है, तो डाटा सोर्स कहाँ कहाँ से हो सकता है? पहला सोर्स होता है कि देखिए यहाँ लिखा है ना, इनका जो स्टार्टअप फर्म का जो वैल्यूएशन होता है वो क्या होता है? करंट वर्थ ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो, यानी फ्यूचर प्रेडिक्टेड कैश फ्लो का करंट वर्थ क्या है, उसके बेसिस वैल्यूएशन होगा। तो इनके वैल्यूएशन के लिए जो की इन्फॉर्मेशन सोर्सेज होते हैं वो होते हैं इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब कि प्रेडिक्टेड कैश फ्लो होता है, जैसे कि डेटा का सोर्स होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी प्रॉफिट और ग्रोथ एसेस करने के लिए। उसके बाद कॉम्पिटिटर देखा जाता है, यानी कि कॉम्पिटिटर से कंपैरिजन यानी ग्रोथ और रिस्क समझने के लिए कॉम्पिटिटर से कंपेयर किया जाएगा। कंपनी का हिस्ट्री देखा जाएगा, यानी साइक्लिकलिटी और रिस्क एनालिसिस के लिए कंपनी का हिस्ट्री देखा जाएगा। उसके बाद दोस्तों लिमिटेशन क्या है कि स्टार्टअप वैल्यूएशन में की चैलेंजेस क्या है? सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अगर लॉस्ट हो जाए तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ रैपिडली डिक्लाइन हो सकती है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लॉस जाए तो। उसके बाद लॉस मेकिंग स्टार्टअप, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से नेगेटिव मार्जिन होते हैं, बट फ्यूचर में पॉजिटिव होने की एक्सपेक्टेशन पर वैल्यूएशन होती है। अब इन्वेस्टर का क्या अप्रोच है समझिए। कुछ इन्वेस्टर अनवैल्यूड फर्म को अवॉइड करते हैं, जबकि कुछ मॉडल्स को अडॉप्ट करके क्रिएटिविटी जस्टिफाई करते हैं। तो स्टार्टअप और रियल एस्टेट वैल्यूएशन टफ है, बट सस्टेनेबल ग्रोथ और मार्केट पोजीशन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है री इन्वेस्टमेंट फॉर ग्रोथ।
तो हमने देखा कि स्टार्टअप को कैसे यहाँ देखिए एस्टिमेटिंग री इन्वेस्टमेंट फॉर्म को, स्टार्टअप के बारे में बात की। तो री इन्वेस्टमेंट एक क्रूशियल स्टेप होता है जो फ्यूचर ग्रोथ को ड्राइव करता है, लेकिन स्टार्टअप के लिए क्वांटिफाई करना मुश्किल होता है। तो कैसे एस्टिमेट करें? ऑब्वियस सी बात है, री इन्वेस्टमेंट एक क्रूशियल स्टेप होता है और ये फ्यूचर ग्रोथ को आप दोबारा इन्वेस्ट कीजिए, ड्राइव करेगा, लेकिन स्टार्टअप के लिए क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो एस्टिमेट करने के लिए क्या है, पहले तो इन्वेस्टमेंट का जरूरत समझ लीजिए आप। तो सबसे पहला होता है रेवेन्यू ग्रोथ फर्स्ट अप्रोच। रेवेन्यू ग्रोथ फर्स्ट अप्रोच, इसमें क्या होता है दोस्तों कि पहले रेवेन्यू ग्रोथ को एसेस करते हैं, फिर देखते हैं कि उसको सपोर्ट करने के लिए कितना री इन्वेस्टमेंट चाहिए, फिर हमारा जो सेल्स टू कैपिटल रेशियो होता है वो लिंकेज को हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पे हेल्पफुल होती है ये लिंकेज। और फिर दूसरी होती है हमारी एक तो मैंने आपको रेवेन्यू ग्रोथ फर्स्ट अप्रोच बताया, यानी पहले रेवेन्यू ग्रोथ को एसेस करते हैं, फिर देखते हैं कि उसको सपोर्ट करने के लिए कितना री इन्वेस्टमेंट चाहिए। फिर हमारा आता है ग्रोथ एक्सपेक्टेड ग्रोथ फार्मूला। इसमें क्या होता है कि जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ होता है वो प्रोडक्ट होता है री इन्वेस्टमेंट रेट का और रिटर्न ऑन कैपिटल का, दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है। और स्टार्टअप के लिए रेवेन्यू ग्रोथ जो है री इन्वेस्टमेंट को प्रेडिक्ट करता है, ये वाला अप्रोच। फिर बात करें एस्टिमेटिंग रिस्क पैरामीट्री। देखिए पहला पैरामीटर होता है बीटा। बीटा को क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें स्टॉक और मार्केट रिटर्न के रिग्रेशन क्या निकालते हैं, रिग्रेशन ऑफ स्टॉक वर्सेस मार्केट रिटर्न। और जो स्टार्टअप का बीटा होता है वो बॉटम अप अप्रोच को यूज़ करके इंडस्ट्री कंपैरिजन और फाइनेंशियल ट्रेड के बेसिस पर। कॉस्ट ऑफ डेब्ट की बात करें तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट में एक आता है हमारा सिंथेटिक रेटिंग। ये क्या होता है, सिंथेटिक रेटिंग यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से एस्टिमेट करते हैं, ICR जिसको बोलते हैं। और एक होता है एडजस्टमेंट ओवर टाइम एज रिस्क रिड्यूस, यानी कि जैसे जैसे कंपनी स्टेबल होती है कॉस्ट ऑफ डेब्ट भी कम होता है। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ डेब्ट कहलाता है। उसके बाद कह रहा है डायनेमिक रिस्क एस्टिमेशन। पहला आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी और डेब्ट। ये क्या होता है दोस्तों, देखिए जैसे कंपनी मैच्योर होती है या एडजस्ट होते हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और फिर कन्वर्जेंस टू इंडस्ट्री नॉर्म, यानी कि टाइम के साथ रिस्क मैट्रिक इंडस्ट्री बेंचमार्क से क्लोजर आ जाते हैं। फिर बात किया जाए यंग कंपनी के एडवांस वैल्यूएशन की, तो बताइए दोस्तों, देखिए बीटा और लीवरेज एडजस्टमेंट। बीटा ग्रेजुअली 1 के आसपास आता है, मार्केट एवरेज, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग मार्केट एवरेज। और कॉस्ट ऑफ डेब्ट मैच्योर फर्म के सिमिलर होते हैं। तो मैच्योर फर्म के लिए कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो होता है वो सिमिलर होता है। ऑपरेशनल लीवरेज की बात करें तो देखिए ऑपरेशनल लीवरेज में क्या याद रखना है कि इंडस्ट्री एवरेज या फर्म स्पेसिफिक रेशियो टारगेट होता है ऑपरेशनल लीवरेज में। इफ यू टॉक अबाउट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है दोस्तों, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या होता है कि प्रॉफिट, री इन्वेस्टमेंट रेट, रिस्क मैट्रिक्स, ये सब इवॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद प्रत्येक कैश फ्लो, पहले कैश फ्लो एस्टिमेट होते थे बट स्टेबिलिटी आने पर एक्यूरेसी बढ़ती है। ठीक है, अर्ली कैश फ्लो आर एस्टिमेटेड बट स्टेबिलिटी इम्प्रूव्स एक्यूरेसी। नाउ अब बात की जाए कैश फ्लो और टर्मिनल वैल्यू की, तो पहला आता है हमारा अर्ली ईयर डायनेमिक। तो शुरू में नेगेटिव कैश फ्लो ड्यू टू लॉसेस और हाई री इन्वेस्टमेंट होते थे। मार्जिन इंप्रूव होने पर पॉजिटिव कैश फ्लो आने लगते हैं। पहले नेगेटिव कैश फ्लो आता है क्योंकि लॉसेस के कारण और हाई री इन्वेस्टमेंट के कारण, फिर पॉजिटिव कैश फ्लो आया जैसे मार्जिन इंप्रूव हुआ, री इन्वेस्टमेंट ड्रॉप हुआ। इफ़ यू टॉक अबाउट द टर्मिनल वैल्यू, यह फर्म की वैल्यूएशन का मेजर पार्ट होता है, ग्रोथ और मार्जिन एजम्पशन पे डिपेंड करता है, स्पेशली हाई ग्रोथ फेज में। ठीक है, टर्मिनल वैल्यू जो है हमारे फर्म के वैल्यूएशन का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। ये सेंसिटिव होता है ग्रोथ से, मार्जिन एजम्पशन से ड्यूरिंग हाई ग्रोथ फेज। हाई ग्रोथ फेज में बहुत ज़्यादा ग्रोथ और मार्जिन एजम्पशन से सेंसिटिव होता है ये। ठीक है, तो अब देखिए बात करते हैं कि गोइंग कंसर्न वर्सेस फेलियर। तो देखिए इसमें क्या है कि गोइंग कंसर्न क्या होता है, गोइंग कंसर्न का मतलब है कि कंपनी लॉन्ग टर्म तक ऑपरेशन चलाने की कैपेसिटी मेंटेन करे। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ फर्म होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग कंसर्न मल्टीप्लाइड बाय DCF वैल्यू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मल्टीप्लाइड बाय लिक्विडेशन वैल्यू। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, मतलब दोनों का सम होता है। तो फर्म का जो वैल्यू होगा इन दोनों का सम होगा, गोइंग कंसर्न इंटू DCF वैल्यू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इंटू लिक्विडेशन वैल्यू। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए कि कंपनी हमारी यंग है, उनके लिए क्या चैलेंज है, तो सबसे पहले हाई डिस्ट्रेस रिस्क होता है, उसके बाद ग्रोथ और अर्निंग प्रोजेक्शन को एडजस्ट करना पड़ता है। अब एक होता है हमारा नॉन ऑपरेटिंग एसेट। ठीक है, ये क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग एसेट क्या होता है दोस्तों, तो नॉन ऑपरेटिंग एसेट में पहला आता है लिक्विड एसेट। ठीक है, जैसे कैश रिजर्व हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हो गया, इनका वैल्यू निकालना। फिर जो यंग फर्म होते हैं इनका कैश क्विकली ख़त्म हो जाता है, सो करंट कैश बैलेंस को कंसिडर करें। फिर आता है होल्डिंग वैल्यूएशन, यानी कि अदर इन्वेस्टमेंट का ओवर वैल्यूएशन चेक करें। कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन ही रियलिस्टिक होता है। उसके बाद बात करें हम लोग इक्विटी वैल्यूएशन की कैलकुलेशन की, इक्विटी वैल्यू कैलकुलेशन। तो समझिए एडजस्टिंग फॉर क्लेम क्या मतलब हुआ कि प्रेफर्ड इक्विटी क्लेम और लायबिलिटीज़ को सब्ट्रैक्ट करें। तो जो हमारे प्रेफर्ड इक्विटी क्लेम है, जो नॉन इक्विटी लायबिलिटीज़ हैं, उन्हें हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। और इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना है कि इक्विटी ऑप्शन, आउटस्टैंडिंग ऑप्शन को प्राइस करने के लिए ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल यूज़ किया जाता है।
ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, यानी जो आउटस्टैंडिंग इक्विटी ऑप्शन उसको प्राइसिंग के लिए। फिर आता है पर शेयर वैल्यू। पर शेयर वैल्यू क्या कहता है कि जो इक्विटी वैल्यू पर शेयर होता है वो होता है इक्विटी वैल्यू अपॉन एक्चुअल शेयर आउटस्टैंडिंग, दोनों का रेशियो होता है इक्विटी वैल्यू अपॉन एक्चुअल शेयर आउटस्टैंडिंग। फिर एक आता है डाइल्यूशन डिस्काउंट। ये क्या होता है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट फर्म में फ्यूचर शेयर इश्यूएंस को कंसिडर करना जरूरी होता है। अब बात की जाए नेगेटिव और लो अर्निंग की, तो देखिए नेगेटिव और लो अर्निंग की बात करें तो नेगेटिव अर्निंग का कॉज समझना बहुत ज़रूरी है। पहला आता है हमारा टेम्प्रोरी इशू। टेम्प्रोरी इशू क्या होता है कि मान लीजिए मार्केट फ्लक्चुएशन है या वन टाइम एक्सपेंस है, इसको एक्सक्लूड करके नॉर्मलाइज करें। ठीक है ना, यहाँ देखिए लिखा जा रहा है आप नॉर्मलाइज अर्निंग का यूज़ कीजिए साइक्लिकल या कमोडिटी फर्म के लिए, मतलब मार्केट फ्लक्चुएशन या वन टाइम एक्सपेंस को एक्सक्लूड करके नॉर्मलाइज करें। फिर एक आता है लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, यानी कि स्ट्रेटजी के ऑपरेशनल चैलेंज को एनालाइज करके रिस्ट्रक्चरिंग एजम्पशन लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका एक्सेसिव बोरोइंग है, एक्सेसिव बोरोइंग में डिफ़ॉल्ट रिस्क को भी कंसीडर करना होता है। फिर हमारा जो नेगेटिव अर्निंग है उसको इवैल्यूएट करना, इवैल्यूएटिंग नेगेटिव अर्निंग। पहला है क्या कि काउज आइडेंटिफाई करना, ठीक है, मतलब कि टेम्प्रोरी लॉस नॉर्मलाइज करना ईजी होता है। लॉन्ग टर्म लॉसेस का डिटेल वायबिलिटी एनालिसिस करना ज़रूरी है। फिर आता है हमारा नॉर्मलाइज अर्निंग, इसका मतलब वह करंट स्पेंडिंग को पिछले ईयर के कंपेयर करें ताकि एनोमैलिटीज पता चले। फिर आप हिस्टोरिकल एवरेज का यूज़ करके एबनॉर्मल एक्सपेंस को एडजस्ट करें। फिर आता है ऑपरेटिंग इनकम एस्टिमेशन, यानी पिछले ईयर के ऑपरेटिंग मार्जिन को करंट रेवेन्यू पे अप्लाई करें, राइट। तो गोइंग कंसर्न, फेलियर रिस्क, नेगेटिव अर्निंग वैल्यूएशन का बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक्विजिशन एडजस्टमेंट फॉर एक्विजिशन, यानी कि एक्विजिशन के एडजस्टमेंट। तो मेजर एक्विजिशन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्टॉर्ट हो सकते हैं, राइट। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि वन टाइम एक्विजिशन रिलेटेड एक्सपेंस को एक्सक्लूड करके आपका अर्निंग नॉर्मलाइज करें। फिर आता है ये तो हमारा फिर आता है ऑपरेशनल इफिशिएंसी एंड मार्जिन। तो देखिए ऑपरेशनल मार्जिन क्या होता है, व्हाट इज दिस ऑपरेशनल मार्जिन ऑल अबाउट। तो ऑपरेशनल मार्जिन का मतलब कि लोअर मार्जिन का मतलब है कि ऑपरेशनल इफिशिएंसी, यदि मार्जिन कम है मतलब ऑपरेशनली इनएफिशिएंट है। तो टारगेट क्या होना चाहिए कि इंडस्ट्री एवरेज मार्जिन तक इम्प्रूव करें। फिर आता है कॉमन इशूज़ क्या क्या होता है। पहला होता है आउटडेटेड इक्विपमेंट, यानी कि हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर लेबर कॉस्ट भी दूसरा कारण है। एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव किया जाए, तो पहला होता है कि शॉर्ट टर्म गेन। शॉर्ट टर्म गेन का मतलब क्या हुआ कि शॉर्ट टर्म गेन का मतलब कि मशीनरी रिप्लेस करें या सिस्टम को अपग्रेड करें। फिर आता है कि वर्कफोर्स को रिट्रेन करें और दोस्तों प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ करें। अब एक होता है लार्ज फर्म। लार्ज फर्म में क्या होता है कि चेंजेस स्लो होते हैं, इनर्शिया ज़्यादा होता है। जो स्मॉल फर्म होते हैं उनमें जल्दी मार्जिन इंप्रूवमेंट अचीव कर सकते हैं। फिर बात करें वैल्यूएशन स्ट्रेटजीज़ की। सबसे पहले आप इनएफिशिएंसीज़ को आइडेंटिफाई कीजिए कि इनएफिशिएंसी कहाँ कहाँ है, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट या मशीनरी अपग्रेड पर फोकस करें। फिर उसके बाद एडजस्ट फॉर स्केल, यानी कि लार्ज फर्म को सेम गेन के लिए ज़्यादा कॉस्ट रिडक्शन की ज़रूरत होती है। फिर आता है एक्सटर्नल लिमिटेशन और फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज। एक्सटर्नल लिमिटेशन क्या है, तो सबसे पहले इसमें देखिए एक्सटर्नल लिमिटेशन है कि आपका सोर्सेज ऑफ लिमिटेशन। तो कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट, यानी एग्रीमेंट जो ऑपरेशनल चैलेंज को लिमिट करते हैं। फिर आता है गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन, यानी कि दोस्तों गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन का मतलब कि रेगुलेटरी रूल्स जो एडेप्टेशन स्लो कर देते हैं। फिर आता है सोशल प्रेशर। सोशल प्रेशर क्या होता है, सोशल प्रेशर यानी कि पब्लिक एक्सपेक्टेशन और नॉर्म्स का इम्पैक्ट। फिर बात किया जाए ऑपरेशनल इम्पैक्ट की, तो देखिए ऑपरेशनल इम्पैक्ट में एक्सटर्नल फैक्टर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट को स्लो कर सकते हैं। मैनेजमेंट क्वालिटी यहाँ क्रिटिकल रोल प्ले करता है। एक होता है लार्ज वर्सेस स्मॉल कंपनी। लार्ज कंपनी यानी कॉम्प्लेक्सिटी और इनर्शिया की वजह से चेंजेस स्लो हो जाती हैं। करेक्टिंग इनएफिशिएंसीज, इनएफिशिएंसी को कैसे करेक्ट किया जाए, तो सबसे पहले कि क्विक फिक्सेस क्विक एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि मशीनरी रिप्लेसमेंट या इन्वेंट्री मैनेजमेंट। टाइम इंटेंसिव फिक्सेस, यानी कि टाइम इंटेंसिव फिक्स का मतलब क्या हुआ कि जल्दी यहाँ पे देखिए वर्कफोर्स रिट्रेनिंग या कल्चरल चेंज। फाइनेंशियल सर्विस कंपनी ओवरव्यू, किस तरह के फाइनेंशियल सर्विस होते हैं, तो देखिए एक होता है बैंक का जो मेन रेवेन्यू होता है वो इंटरेस्ट इनकम होता है, इंटरेस्ट मार्जिन होता है, यानी कि लोन पे जो इंटरेस्ट है या डिपॉजिट पे इंटरेस्ट दोनों का माइनस होता है। फिर एक होता है इंश्योरर। ये फाइनेंशियल सर्विस के टाइप्स होते हैं। इंश्योरर क्या होता है, यानी कमाई का सोर्स, प्रीमियम और इन्वेस्टमेंट। इंश्योरर का कमाई का सोर्स होता है प्रीमियम और इन्वेस्टमेंट रिटर्न। फिर एक आते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करते हैं कि फंड रेजिंग, मर्जर और एक्विजिशन को फैसिलिटेट करते हैं।
फ्रेंड्स वैल्यूएशन में चैलेंजेस क्या क्या मैंने आपको बताया। लोन पोर्टफोलियो क्वालिटी, रिस्क असेसमेंट क्रूशियल होता है वैल्यूएशन के लिए। फिर वैल्यूएशन मैन मॉडल्स क्या क्या होते हैं, पहला होता है डीसीएफ मॉडल, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विस कंपनी के लिए डीसीएफ मॉडल आता है। और फिर एक आता है जिसमें डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल डीडीएम होता है, यानी कि फ्यूचर एक्सपेक्टेड डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होता है। सुटेबल होता है लो ग्रोथ और हाई ग्रोथ सिनेरियो में, ठीक है, लो ग्रोथ और हाई ग्रोथ सिनेरियो दोनों के लिए ये सुटेबल होता है डीडीएम। इसके की फैक्टर्स क्या होते हैं, तो की फैक्टर ये होते हैं कि एक्यूरेट डिविडेंड ग्रोथ रेट और रिस्क फ्री रेट का एस्टिमेशन जरूरी होता है। रेगुलेटरी चेंजेस लॉन्ग टर्म वैल्यू को काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। तो अभी तक हमने देखा कि एक्सटर्नल लिमिटेशन और इंटरनल इनएफिशिएंसी दोनों को एड्रेस करना सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। वैल्यूएशन के बारे में हमने देखा कि वैल्यूएशन में हमने क्या देखा दोस्तों, कि फाइनेंशियल सर्विस कंपनी को समझने के लिए उनके रेवेन्यू मॉडल, रिस्क प्रोफाइल और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट का डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। थोड़ा मैं आपको डीडीएम के बारे में बता देता हूँ, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के बारे में। इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इससे रिलेटेड जो हमारा न्यूमेरिकल होता है वो देख लेते हैं दोस्तों। देखिए डीडीएम एक स्टॉक की वैल्यू को एंटिसिपेटेड डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू पर कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो ये एज्यूम करता है कि स्टॉक का लाइफ एंडलेस होता है। ये क्या एज्यूम करता है कि स्टॉक हैज़ एन एंडलेस लाइफ, इट वैल्यूज स्टॉक एज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो हमारा एंटिसिपेटेड डिविडेंड है उसका सभी का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए, वो स्टॉक का वैल्यू मानता है। और एक होता है गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, ये सिंप्लीफाइड वर्जन है डीडीएम का, जो कि कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ मानता है, मतलब कि सबका सब डिविडेंड का ग्रोथ जो है कांस्टेंट है। तो इस केस में जो पी निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी मैंने बोला ना स्टॉक का वैल्यूएशन, वैल्यूएशन किसका होगा, स्टॉक का ही तो वैल्यूएशन होगा। हम लोग वैल्यूएशन की तो बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का वैल्यूएशन की, यहाँ पे स्टॉक की बात की जा रही है। तो पी है हमारा स्टॉक का प्राइस, तो ये बोलता है D1/R-G। D1 क्या है हमारा, ये हम लोग गॉर्डन ग्रोथ मॉडल की बात कर रहे हैं जिसमें कॉन्स्टेंट डिविडेंड ग्रोथ है। D1 क्या है हमारा, नेक्स्ट ईयर डिविडेंड है, और G क्या है, डिविडेंड ग्रोथ है, इसको हम कॉन्स्टेंट एज्यूम कर रहे हैं। R क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, स्टॉक का वैल्यूएशन मिल जाएगा। फिर आता है जनरलाइज डीडीएम, अगर ग्रोथ रेट कांस्टेंट नहीं है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ पीरियड के लिए डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू सम होता है। फिर स्टेबल ग्रोथ के बाद टर्मिनल वैल्यू एस्टिमेट होता है यूजिंग जीजीएम। तो देखिए दो चीज़ होता है, यदि नॉन ग्रोथ रेट, नॉन कांस्टेंट ग्रोथ रेट है तो आप डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ पीरियड में। जब ग्रोथ पीरियड है तब तो आप जितने भी डिविडेंड आपको मिल रहे हैं सबका क्या करेंगे, आप ग्रोथ रेट निकाल लेंगे, राइट, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ पीरियड में। और जब आपका स्टेबल होने लगेगा, ग्रोथ जैसे स्टेबल होने लगेगा, तब क्या करेंगे आप, स्टेबलाइज ग्रोथ के बाद टर्मिनल वैल्यू एस्टिमेट होता है यूजिंग जीजीएम। जीजीएम क्या होता है हमारा, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, ठीक है। ये मॉडल याद रखिएगा, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल का यूज़ किया जाता है टर्मिनल वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, जब ग्रोथ स्टेबलाइज होगा। क्योंकि यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो डिविडेंड ग्रोथ है वो कांस्टेंट है, और जब तक ग्रोथ स्टेबल नहीं है, जब तक ग्रोथ हमारा बढ़ रहा है, ग्रोथ पीरियड है, तब हम लोग प्रेजेंट वैल्यू डिविडेंड का सम करेंगे, ठीक है। अब देखिए फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज़ को डीडीएम के माध्यम से कैसे इवैल्यूएट किया जाता है। पहला आता है स्पेसिफिक इनपुट, जैसे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी कि बीटा से कैलकुलेट होता है जो नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क को रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि वैसे रिस्क को आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हैं। फिर आता है एक्सपेक्टेड पेमेंट रेशियो, यानी कितना अर्निंग का पार्ट डिविडेंड में पे होगा, इसको बोलते हैं पेमेंट रेशियो। फिर ग्रोथ रेट इन प्रॉफिट पर शेयर, यानी दोस्तों फ्यूचर अर्निंग एस्टिमेट करने में की रोल प्ले करता है। बीटा का एस्टिमेशन की बात करें तो देखिए फाइनेंशियल सर्विस कंपनी के लिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती, नो नीड टू अनलीवर और रिलीवर द बीटा यूजिंग डीडीआर। और फिर रेगुलेशन बीटास की बात करें तो रेगुलेशन बीटा का यूज कर सकते हैं, और रेगुलेटरी कंडीशन स्टेबल होते हैं। कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर, तो देखिए रेगुलेशन और कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स फाइनेंशियल फर्म्स को एक यूनिक रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें डिविडेंड पॉलिसी एंड स्टॉक बायबैक की। सबसे पहला आता है इसमें हाई डिविडेंड, इसमें 2 पॉइंट समझिए। पहला आता है हाई डिविडेंड पेमेंट, ठीक है। ये क्या होता है, व्हाट इज़ दिस हाई डिविडेंड पेमेंट। तो देखिए अगर नेट कैपिटल एक्सपेंडिचर कम है तो ज़्यादा प्रॉफिट डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका कम है तो इस कारण से क्या होगा, हायर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा डिविडेंड के रूप में, ठीक है। कोई खर्चा कम है ना आपका। और फिर रिलायबल हिस्टोरिकल रेपुटेशन एज डिविडेंड पेयर, कुछ फर्म हिस्टोरिकली रिलायबल डिविडेंड पेयर होते हैं। फिर एक होता है स्टॉक बायबैक, यानी कि कंपनीज कैपिटल रिटर्न के लिए इंक्रीजिंग बायबैक का यूज़ करती है। फिर आता है टोटल रिटर्न, टोटल रिटर्न को डिविडेंड और बायबैक दोनों कंसिडर करना चाहिए। टोटल रिटर्न के लिए आपको डिविडेंड और बायबैक दोनों कंसिडर करना चाहिए। फिर बात करते हैं एस्टिमेटिंग अर्निंग ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल फर्म। तो हमने डीडीएम फाइनेंशियल सर्विस कंपनी का वैल्यूएशन में कैसे काम करती है ये हमने आपको बताया, ठीक है। और हिस्टोरिकल अर्निंग ग्रोथ रेट होता है, फंडामेंटल ग्रोथ रेट होता है। तो डीडीएम फॉर स्टडी फर्म की बात करते हैं। तो देखिए डीडीएम जो है ना स्पेसिफिकली यूजफुल होता है स्टडी डिविडेंड पेइंग फर्म के लिए, यहाँ देखिए लिखा जा रहा है, जिनका ग्रोथ रेट सेम रहता है स्टडी डिविडेंड पेइंग फर्म के लिए। और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी का वैल्यूएशन डिफरेंट होता है, क्योंकि पहला कारण है रेगुलेशन।
ठीक है, यानी कि बहुत स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हैं। फिर उनका दूसरा कारण है उनका रेवेन्यू स्ट्रक्चर, यानी इनका रेवेन्यू सिर्फ इंटरेस्ट या डिविडेंड से नहीं, बायबैक से भी होता है। अब मैं आपको ग्रोथ रेट के कैलकुलेशन को समझाता हूँ, अगले स्लाइड में चलते हैं। ग्रोथ रेट का कैलकुलेशन कैसे होता है, देखिए सिंपल सी बात है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन EPS अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाइड बाय ROE। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 टर्म आप देखेंगे। रिटेंशन रेशियो, व्हाट इज दिस रिटेंशन रेशियो? रिटेंशन रेशियो का यानी कि प्रॉफिट का कितना पार्ट बिजनेस में रीइन्वेस्ट होता है, मतलब कि आपको प्रॉफिट हुआ, अब प्रॉफिट का एक पार्ट जो है बिजनेस में दोबारा रीइन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं रिटेंशन रेशियो। ठीक है, तो रिटेंशन रेशियो का निकालना यदि आपको, सबसे पहले आपको नोमीटर में लिखना पड़ेगा EPS, एक्सपेक्टेड ग्रोथ EPS, और ROE क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी आपको पता होगा कि इन्वेस्टमेंट क्वालिटी को मेज़र के लिए ROE का यूज होता है। तो देखिए 2 चीज़ है, यदि हमारा ROE नहीं चेंज हो रहा है तब तो ये लगा देंगे एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इक्वल टू रिटेंशन रेशियो इंटू ROE, मतलब जो हमारा अर्निंग एक्सपेक्टेड ग्रोथ अर्निंग पर शेयर है, वो जो हमारा रिटेंशन रेशियो है उसको ROE से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये। लेकिन रिटर्न यदि ROE चेंज हो तब फिर क्या करेंगे, तब फिर ये फॉर्मूला लगता है, रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाइड बाय ROE। ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे लिखा गया ROE T+1, ठीक है, ROE इसमें प्लस ROE T+1 माइनस ROE T डिवाइडेड बाय ROE T। ठीक है, तो ये आपको देता है कि एक्सपेक्टेड ग्रोथ EPS क्या होगा, इसको रिटेंशन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये 2 चीज़ आपको पता रहेगा। देखिए DDM का जो कंसिडरेशन है वो ये है कि ये एज्यूम करता है कि ग्रोथ रेट हमारा स्टेबल है। DDM एज्यूम ग्रोथ रेट इकोनॉमी की ग्रोथ से ज़्यादा नहीं होगा, ग्रोथ रेट जो है इकोनॉमी के ग्रोथ रेट से जो है ज़्यादा नहीं होगा, स्टेबल रहेगा। और ट्रांजिशन टू स्टेबल ग्रोथ यानी फैक्टर जैसे कि कंपनी साइज, रेगुलेशन, ठीक है, कंपटीशन, इनके कारण क्या होगा, रेगुलेशन को देखना होता है। फिर कहता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट की बात करें तो पे आउट रेशियो और रिस्क प्रोफाइल। पे आउट रेशियो यानी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए स्टेबल होना चाहिए, और रिस्क प्रोफाइल। यदि हम एसेट बेस्ड वैल्यूएशन की बात करें तो देखिए इसमें क्या है कि वैल्यू जो होता है वो एसेट माइनस डेब्ट एंड क्लेम होता है। बैंक की बात करें तो बैंक में क्या है कि इनका लोन पोर्टफोलियो एसेस करते हैं, और इंश्योरर के लिए क्या होता है कि पॉलिसी होल्डिंग को वैल्यू करते हैं। ठीक है, फॉर बैंक आप लोन पोर्टफोलियो को एसेस कीजिए, फॉर इंश्योरर आप पॉलिसी होल्डिंग को एसेस कीजिए। ठीक है, जैसे मेथड्स क्या होते हैं, पहला होता है कैश फ्लो को एस्टिमेट करना, यानी कि दोस्तों एक्यूरेट होता है लेकिन फ्यूचर ग्रोथ एक्सक्लूड होती है। फिर आता है रीसेल प्राइस। रीसेल प्राइस यानी कि अगर लोन सेल करते हैं तो मार्केट प्राइस देखते हैं। मेन चैलेंजेस क्या क्या है, चैलेंजेस है कि अगर कंपनी मल्टीपल इंडस्ट्री में एक्सपेंड करे तो एसेट का इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन ज़रूरी होता है। ठीक है, आप फिर थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग ये डिस्ट्रेस फर्म वैल्यूएशन की। तो डिस्ट्रेस फर्म का वैल्यूएशन कैसे किया जाए, तो डिस्ट्रेस फर्म का वैल्यूएशन के लिए हमारे पास एक DCF में इशूज़ आते हैं। आप यदि डिस्ट्रेस फर्म को DCF से करेंगे वैल्यूएशन तो वहाँ पे इशू आएगा। क्या इशू आएगा कि DCF काम नहीं आता जब अर्निंग नेगेटिव या डिफ़ॉल्ट रिस्क हाई हो। डिस्ट्रेस फर्म में वही तो होगा कि नेगेटिव अर्निंग है हमारा या हाई डिफ़ॉल्ट रिस्क है, तो वहाँ पे DCF का यूज़ कर नहीं सकते हैं। तो इक्विटी वैल्यू इन डिस्ट्रेस फर्म, देखिए ट्रेडिशनल व्यू क्या कहता है कि अगर ऐसे डेप्ट से कम हो, ऑब्वियसली जैसा कि होता है डिस्ट्रेस में, तो इक्विटी वर्थलेस हो जाता है। कॉल ऑप्शन व्यू क्या कहता है, तो कॉल ऑप्शन व्यू कहता है कि इक्विटी को एक ऑप्शन की तरह देखा जा सकता है। हाई रिस्क इक्विटी इन्वेस्टर को बेनिफिट दे सकते हैं। तो अब सवाल है कि कैश और क्रॉस होल्डिंग का वैल्यूएशन कैसे करें। तो देखिए एक होता है कैश इंटेंसिव बिजनेस, यानी कि रेस्टोरेंट, जैसे रेस्टोरेंट हो गया या ग्रॉसरी स्टोर हो गया, इसको ज़्यादा लिक्विडिटी चाहिए कि नहीं चाहिए, ऑब्वियसली बात है, रेस्टोरेंट को, ग्रॉसरी स्टोर को ज़्यादा लिक्विडिटी चाहिए। ठीक है, तो स्मॉल ट्रांजेक्शन मतलब कि कम कैश की ज़रूरत है, और लार्ज ट्रांजेक्शन मतलब कि हाई कैश की रिजर्व जरूरी पड़ेगी। बहुत छोटा ट्रांजेक्शन है तो आपको लो कैश नहीं चाहिए, फ्यू लार्ज ट्रांजेक्शन है तो हाई कैश नहीं चाहिए। कंपनी की साइज़ की बात करें तो देखिए कंपनी की साइज़ में क्या होता है कि फिर टेक्नोलॉजी का भी इम्पैक्ट पड़ता है वहाँ पे, कि डिजिटल पेमेंट से कैश रिक्वायरमेंट कम हो रही है। ठीक है, तो कैश इंटेंसिव बिजनेस में जैसे मान लीजिए कि रेस्टोरेंट हो गया, रेस्टोरेंट या ग्रॉसरी स्टोर को ज़्यादा लिक्विडिटी चाहिए। स्मॉल ट्रांजेक्शन यानी कम कैश की ज़रूरत, लार्ज ट्रांजेक्शन मतलब कि ज़्यादा कैश की ज़रूरत। ठीक है, अब मैं आप सबको वारंट और कन्वर्टेबल के बारे में समझाता हूँ। देखिए एक होता है ये कन्वर्टेबल बॉन्ड और स्टॉक। आप जानते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड के बारे में, बताइए कन्वर्टेबल बॉन्ड के बारे में जानकारी है आपको। देखिए कन्वर्टेबल बॉन्ड या इंस्ट्रूमेंट कॉमन इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि इनका प्राइस प्री डिटरमाइन होता है, पहले से डिसाइड होता है कि इसको आप तो इक्विटी में कन्वर्ट कर लेंगे, बॉन्ड को इक्विटी में कन्वर्ट कर लेंगे एट अ प्री डिटरमाइन प्राइस। और दूसरी बात यह है कि वैल्यूएशन पॉइंट की यदि बात किया जाए, कैसे वैल्यूएशन करेंगे इसका, तो यह कॉमन स्टॉक वैल्यू के बराबर ही होते हैं। एंटरप्राइज वैल्यू में यह सब्ट्रैक्ट नहीं किए जाते हैं, दे आर नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एंटरप्राइज वैल्यू, दे आर वैल्यूड इक्वल टू द कॉमन स्टॉक वैल्यू।
अब देखिए साइक्लिकल फर्म ये दिया तो वैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो साइक्लिकल फर्म होता क्या है, जिनकी अर्निंग इकोनॉमी के साइकिल के साथ ऊपर नीचे होती है ना कुछ फर्म की, कि अर्निंग जो है जैसे जैसे इकोनॉमी में ऊपर नीचे आएगा वैसे इनकी अर्निंग भी ऊपर नीचे होंगी। इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि बेस ईयर अर्निंग वैल्यूएशन को डिस्टॉर्ट कर सकता है। जो आपका बेस ईयर अर्निंग है इट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द वैल्यूएशन। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन देखिए सबसे पहले तो आप चैलेंज को समझिए कि बेस ईयर अर्निंग जो है आपके वैल्यूएशन को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, वैल्यूएशन को डिस्टॉर्ट कर देगा बेस ईयर अर्निंग, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि ग्रोथ रेट को एडजस्ट किया जाए, एडजस्ट प्रेडिक्टेड ग्रोथ रेट। कैसे एडजस्ट करें, तो साइक्लिकल स्विंग को ध्यान में रखकर ग्रोथ एडजस्ट करते हैं। फिर एक आता है नॉर्मलाइज अर्निंग। नॉर्मलाइज अर्निंग एक टिपिकल ईयर का प्रॉफिट एस्टिमेट करते हैं, है ना। नॉर्मलाइज अर्निंग का यूज़ करके हम क्या करते हैं, एक टिपिकल ईयर का प्रॉफिट एस्टिमेट करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, साइक्लिकल फर्म का वैल्यूएशन होता है। फिर आता है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कंपनी के एसेट, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर या ऑपरेशन में मेजर चेंजेस लाना। एसेट में, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में या ऑपरेशन में। इसके टाइप्स की बात करें तो पहला टाइप होता है मर्जर एंड एक्विजिशन। इस पर केस स्टडी पूछा गया था पिछले बार। तो मर्जर एंड एक्विजिशन में जैसे कि ग्लोबली पॉपुलर है और इंडिया में भी पॉपुलर है। नोटेबल जो डील्स हुआ है जैसे आप HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का मर्जर हुआ था अप्रैल 2022 में। फिर माइंडट्री और L&T इन्फोटेक का मर्जर हुआ था मई 2022 में $3.3 बिलियन का, ठीक है। फिर फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग की बात करें तो कंपनी की फाइनेंस को रिस्ट्रक्चर करना। फिर होता है डाइवेस्टिच्यूर यानी नॉन कोर बिजनेस को सेल करना। मैनेजमेंट बायआउट MBO ये भी पूछा गया था पिछले बार, यानी कि ऑनरशिप मैनेजमेंट को शिफ्ट होती है, ठीक है, ऑनरशिप शिफ्ट टू द मैनेजमेंट। तो एक होता है फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग यानी फाइनेंस को एडजस्ट करना। डाइवेस्टिच्यूर यानी नॉन कोर, जब भी डाइवेस्ट बोलेंगे तो हम बेच रहे होते हैं, ठीक है, किसको बेच रहे हैं, नॉन कोर बिजनेस को बेच रहे हैं। मैनेजमेंट बायआउट क्या होता है कि मैनेजमेंट को हम लोग ऑनरशिप शिफ्ट कर रहे हैं। एमलगेमेशन क्या होता है, जब मल्टीपल बिजनेस कंबाइन होकर एक सिंगल एंटिटी बनती है। तो देखिए जो शेयर होल्डर होते हैं, मर्जिंग फर्म के शेयर होल्डर नई कंपनी में भी शेयर होल्डर बन जाते हैं और ये कंपनीज एक्ट से गवर्न होता है। सेबी टेक ओवर को ओवरसीज करता है यानी मॉनिटर करता है। मर्जर के टाइप की बात करें तो एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर में क्या होता है कि सेम सेक्टर की कंपनी मर्ज होती है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मार्केट शेयर बढ़ेगा, कंपटीशन हमारा घटेगा। फिर वर्टिकल मर्जर में क्या होता है कि बायर शेयर रिलेशनशिप को इंटीग्रेट करना। और एक होता है कॉन्ग्लोमरेट मर्जर सॉरी फ्रेंड्स, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर में क्या होता है कि अनरिलेटेड बिजनेस को एक पेरेंट कंपनी के अंडर कंसोलिडेट करना। तो ये चीज़ होता है। मर्जर का गोल क्या होता है, रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज करें यानी फाइनेंशियल रिसोर्स को एफिशिएंटली यूज़ करना। कंपनी की बोरोइंग पावर बढ़ जाती है और जिसको डेप्ट कैपेसिटी एक्सपेंशन बोलते हैं। और दूसरी बात है कि डिफरेंट मैनेजरियल एक्टिविटी को एक स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर में लाना, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है मर्जर का। अच्छा, अब वारंट एंड कन्वर्टेबल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि कन्वर्टेबल बॉन्ड और स्टॉक को आप कॉमन इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं प्री डिटरमाइंड प्राइस पे। तो इसके वैल्यूएशन के बारे में आई थिंक ये रिपीट हो गया है। ओके, तो हमने देखा एक्विजिशन क्या होता है कि आप परचेज कर रहे हैं कंट्रोल इंटरेस्ट को। एक्विजिशन मतलब कि एक कंपनी दूसरी कंपनी का कंट्रोलिंग इंटरेस्ट खरीदती है, जिससे एक्वायर्ड कंपनी का गारंटी ऑफन खत्म हो जाता है। एक होता है स्लम्प सेल। स्लम्प सेल क्या होता है, एक लमसम अमाउंट पे करके एसेट को खरीदना, ठीक है ना, सिंगल लमसम पेड फॉर एसेट, ठीक है, इसको स्लम्प सेल बोलते हैं। और ये कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं होता, ये कैपिटल गेन टैक्स के लिए टैक्सेबल नहीं होता। एक होता है टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब कि हॉस्टाइल टेक ओवर, मतलब बिना टारगेट कंपनी के क्लाइंट कंपनी के कंसेंट के एक्विजिशन, बिना कंपनी का कंसेंट का एक्वायर करना। फिर होता है LBO, लिवरेज बायआउट। लिवरेज बायआउट का मतलब कि टेक ऑफ जो प्राइमरली डेब्ट से फाइनेंस होता है, ठीक है। फिर डाइवेस्टिच्यूर यानी कि पार्शियल सेल ऑफ या ऑनरशिप ट्रांसफर, इसको डाइवेस्टिच्यूर कहा जाता है। मर्जर का कारण क्या है, पहला कारण है सिनर्जीज यानी कि इकोनॉमी ऑफ स्केल और शेयर रिसोर्सेज के बेनिफिट मिलते हैं, टैक्स बेनिफिट मिलता है, लिए लॉसेस को ऑफसेट करना इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। फिर आता है डाइवर्सिफिकेशन यानी प्रोडक्ट या मार्केट बेस को एक्सपेंड करके रिस्क कम करना। मार्केट पावर बढ़ता है, मार्केट शेयर बढ़ने से बार्गेनिंग पावर बढ़ती है, कंपटीशन कम होता है, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिलता है, टैलेंट एक्वायर होता है। ये सब के सब हमारे मर्जर के सबसे बड़ा रीजन है। तो मर्जर एंड एक्विजिशन की बात करें तो यहाँ पे पहला आता है ग्रोथ एक्सेलरेशन। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ से ये फास्टर होता है, टाइम बचता है मार्केट एंट्री में, ठीक है। वर्टिकल इंटीग्रेशन मैंने बताया था कि आप अलग अलग प्रोडक्शन स्टेजेस पे कंपनी को मर्ज कीजिए। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री रिसोर्स यानी आप स्ट्रेंथ को कंबाइन कीजिए कि स्मॉलर इनोवेटर को लार्जर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कंबाइन कीजिए, जैसे कि A और B, ABB मर्जर हो गया। फिर आता है कैपिटल यूटिलाइजेशन। मर्जर इफेक्टिवली सरप्लस फंड को डिप्लॉय करेगा।
इनएफिशिएंट इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करेगा। मैनेजरियल इफेक्टिवनेस यानी परफॉर्मेंस को आप इन्हांस कीजिए अंडर परफॉर्मिंग मैनेजमेंट टीम को रिप्लेस करके। इंडस्ट्री कंसोलिडेशन यानी ऑप्टिमाइज कीजिए वैसे इंडस्ट्री को जहाँ पे एक्सेसिव प्लेयर हैं, जैसे आपका बैंकिंग, टेलीकॉम, फार्मास्यूटिकल जैसे सेक्टर में एफिशिएंसी बढ़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन ये रिस्क कम करता है। डाइवर्सिफिकेशन क्या करता है? रिस्क को कम करता है यदि रेवेन्यू नेगेटिवली कोरिलेटेड होता है तो। और डेप्ट कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है? कंसिस्टेंट अर्निंग पोस्ट मर्जर, लो बॉरो कॉस्ट। ठीक है, अब देखिए लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो ये गवर्न होता है कंपनीज एक्ट से। ठीक है, सेबी एक्ट की बात करें तो ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करता है। एमलगेमेशन प्रोसेस की बात करें तो ऑब्जेक्ट क्लॉज को एनालाइज कीजिए मेमोरेंडम में, अप्रूवल लीजिए शेयर होल्डर से, कम्युनिकेट कीजिए स्टॉक एक्सचेंज के साथ। आरबीआई अप्रूवल रिक्वायर होता है क्रॉस बॉर्डर मर्जर के लिए। देखिए यहाँ पे एमलगेमेशन की बात करें तो शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना जरूरी है। मर्जर पे वोट करना अप्रूवल लगभग 75% होना चाहिए बाय पर्सन, बाय प्रॉक्सी और पोस्टल बैलॉट। क्रेडिटर का अप्रूवल भी जरूरी है, सेपरेट मीटिंग होगा, यहाँ भी 75% चाहिए। फिर आपको एनसीएलटी में पिटिशन डालना पड़ता है। एनसीएलटी होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो ये अप्रूवल के बाद जो है पिटिशन डालना पड़ता है, नोटिस पब्लिश करना पड़ता है, 30 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन रेज करना पड़ता है। एनसीएलटी कंफर्म करेगी स्कीम को यदि कोई अनरिजॉल्व ऑब्जेक्शन नहीं है तो। फिर स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, जो माइनर कंपनीज़ हैं कोई एनसीएलटी अप्रूवल नहीं होगी यदि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो। ठीक है, और अप्रूवल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एनसीएलटी ऑर्डर आ गया, उसके बाद आपका एसेट और लायबिलिटी जो है मर्ज कंपनी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, शेयर और डिवेंचर इशू किया जाएगा और स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड किया जाएगा। ठीक है, सर्टिफाइड एनसीएलटी ऑर्डर को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सबमिट कर दीजिए। फिर आता है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 जो कि एंटी ट्रस्ट और कॉम्पिटिशन इशू को रेगुलेट करता है। टैक्स बेनिफिट क्या है एमलगेमेशन का? तो देखिए कंडीशन चाहिए डिडक्शन के लिए, फिक्स एसेट, पैटेंट, टेलीकॉम लाइसेंस, डेप्रिसिएशन क्या है। एक होता है IND-AS 103, ये क्या करता है? ये एक्वायर्ड को आइडेंटिफाई करेगा। गुडविल, बार्गेन